अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में हर लिहाज से खुश होंगे और अल्लाह ताला आप सबको दुनिया की तमाम खुशियां नसीब फरमाए, आमीन। और साथ साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो व्यूअर्स, आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये एक अमेरिकन डेड बॉडी ट्रांसपोर्टर के बारे में है, जो कि डेड बॉडी को ट्रांसपोर्ट करता था सिटी टू सिटी। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और मज़ीद ऐसी हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं, रियल स्केरी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। और आपके साथ भी कोई ऐसा हॉरर या रियल स्केरी इंसिडेंट हो चुका है या आपके पास भी कोई ऐसी इमेजिनरी स्टोरी है तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, जो कि स्क्रीन पर भी शो हो रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर एंड इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, वहाँ शेयर करें। मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर करूँगा। तो चलें स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये एक ऐसे पर्सन के इर्द गिर्द घूमेगी जो कि अमेरिका का रहने वाला है और एक डेड बॉडी ट्रांसपोर्टर है और उसका नाम है शॉन ड्यूक। तो चलें उसी के नज़रिए से इस कहानी को सुनते हैं। मेरा नाम शॉन ड्यूक है और मैं अमेरिका के शहर ह्यूस्टन का रहने वाला हूँ। बेसिकली मैं जहाँ पे काम करता हूँ वो एक ओल्ड एज होम्स का हॉस्पिटल है और मेरा वहाँ पे जो काम है वो ये है कि मैंने डेड बॉडीज़ वगैरह को ट्रांसपोर्ट करना होता है। अगर ओल्ड एज होम्स में कोई फोत हो जाता है, मतलब मर जाता है, तो हमारा काम होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का, जो कि हमारे एग्रीमेंट में शामिल होता है उनके घर वालों के साथ कि जब भी जो है वो वफ़ात पा जाएंगे तो हमें उनको उस तक ट्रांसफ़र करना होता है, मतलब उनकी फैमिलीज़ तक हमें उनको पहुंचाना होता है। अमेरिका में चूँकि ओल्ड एज होम्स का सिस्टम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जैसे जो है वो लोगों के माँ बाप बूढ़े हो जाते तो उनको खुद अपने साथ रखने की बजाय उनको ओल्ड एज होम्स वगैरह में भेज देते हैं। इसलिए वहाँ की प्रॉपर मैनेजमेंट वगैरह होती है। ओल्ड एज होम्स के अपने ही हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, अपनी एम्बुलेंस वगैरह होती हैं और अपना ही स्टाफ वगैरह होता है। तो ये एक ऐसे ही दिन की बात है। मुझे ये काम करते हुए तकरीबन 6 से 7 साल हो चुके हैं। शुरू में तो ये काम मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगता था, क्योंकि हमें लंबे लंबे सफ़र करके लोगों की डेड बॉडीज़ को ट्रांसपोर्ट करना होता था, जो कभी रात के सफ़र भी हुआ करते थे और कभी दिन के भी। तो एक काफ़ी डिस्टर्बिंग जॉब थी जिसमें हमें लोगों की डेड बॉडीज़ को जो है वो ट्रांसफ़र करते हुए बहुत बुरा फील होता था। शुरू में तो हमें बहुत रिग्रेट फील होता था और अजीब सा फील होता था, लेकिन जैसे जैसे हम इस काम में पुराने होते गए तो ये हमारी मामूल का काम बन चुका था। हालांकि आप लोग अगर सुन रहे होंगे तो आप लोगों को ये काफ़ी अजीब सा लगेगा कि किसी की जो है वो डेड बॉडी को ट्रांसफ़र करना या डेड बॉडीज़ के साथ डील करना, लेकिन अब ये हमारा रोज़मर्रा का काम बन चुका था। तो इसी तरह के एक दिन की बात है। एक 65 साल औरत जिसको उसके घर वाले तकरीबन 5 माह पहले ओल्ड एज होम्स में छोड़ कर गए थे, लेकिन वो वहाँ पर बिल्कुल नहीं आना चाहती थी। और जब उसको ओल्ड एज होम्स लाया गया था तब भी वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी उनके साथ जाने को, लेकिन उसके घर वाले उसको कतई साथ नहीं ले जाना चाहते थे। इसलिए ओल्ड एज होम्स में उसको एडमिट करवाने के बाद वो बहुत जो है अपसेट रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी और काफ़ी स्ट्रेस में रहती थी। 3 से 4 माह तो उसने वहाँ पर आराम से गुजार लिए थे, लेकिन उसके बाद उसका स्ट्रेस का लेवल और ज़्यादा बढ़ता गया। ना कुछ खाती थी, ना कुछ पीती थी, ना सुनती थी किसी की। तो उसकी इस बिगड़ती हुई कंडीशन को देख के उसको जो है उसी ओल्ड एज होम्स का जो रिलेटेड हॉस्पिटल था वहाँ पे शिफ्ट किया गया, जहाँ पर बेसिकली हम जो है वो काम करते थे, एम्बुलेंसेस का भी और डेड बॉडीज़ को ट्रांसफ़र करने का भी। हॉस्पिटल आने के बाद भी डॉक्टर्स ने उसके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया, मतलब उसको काफ़ी अच्छे से डील करना चाहा, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती थी। बस ये कहती थी मुझे मेरे घर जाना है, और इसी वजह से वो काफ़ी स्ट्रेस वगैरह लिया करती थी। तो इसी स्ट्रेस की वजह से उसकी तबीयत आए दिन और से और ख़राब होती जा रही थी। ना कुछ खाती थी, ना पीती थी, बहुत कमज़ोर होती जा रही थी और अब उसकी कंडीशन बहुत ही वर्स्ट हो चुकी थी। इसी स्ट्रेस के चलते और इसी टेंशन परेशानी के चलते उसकी डेथ हो गई। वो काफ़ी रोती भी रहती थी। बहरहाल उसकी डेथ के बाद जो है एग्रीमेंट के मुताबिक हमें उसकी डेड बॉडी जो है उसके घर वालों तक ट्रांसपोर्ट करना थी।
सबसे पहले तो उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया गया उनकी डेथ के बारे में, और उसके बाद थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके उनकी बॉडी को रेडी करके स्ट्रेचर पर लगा दिया गया। उसके बाद हमने गाड़ी रेडी की और जो डेड बॉडी है उसको हमने गाड़ी में लोड किया। वो भी एम्बुलेंस ही होती है, बस फ़र्क ये है कि उसमें हम डेड बॉडी को ट्रांसफ़र कर रहे थे उस दिन। हमने स्ट्रेचर को अच्छी से एम्बुलेंस में टैकल किया ताकि वो हिले ना, क्योंकि वो सफ़र बहुत लंबा था। हमें ह्यूस्टन से कोलोराडो जाना था, जो कि तकरीबन 1000 से 1200 किलोमीटर का सफ़र है और 12 से 13 घंटे की ड्राइव थी। और बताता चलो वो दोपहर के 3 बजे का टाइम था और मेरे साथ मेरा एक और को ड्राइवर मौजूद था। क्योंकि वो सफ़र बहुत लंबा था इसलिए हमें रास्ते में ड्राइविंग चेंज करनी पड़ती थी। आधे रास्ते मैंने चलानी थी और आधे रास्ते मेरे को ड्राइवर ने, जिसका नाम माइकल था। उसको हम शॉर्ट निक नेम से माइक कहते थे। लिहाजा हमने अपनी गाड़ी के रेडिएटर्स वगैरह में पानी चेक किया, स्पेयर टायर्स अपने साथ रखे और उसके बाद हम इस सफ़र पर रवाना हो गए। हमारे लिए ये अब रूटीन बन चुकी थी डेड बॉडीज़ को ट्रांसफ़र करना, लिहाजा हमें इस चीज़ का कोई गिल्ट नहीं था। और होता भी कैसे, क्योंकि 6-7 साल से हम यही काम कर रहे थे। शुरू के कुछ अर्सा तो हमें ये रिग्रेट और गिल्ट फील होता था, लेकिन अब हम बिल्कुल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में जो है इस काम को सरअंजाम दिया करते थे। सबसे पहले माइक की बारी थी गाड़ी को ड्राइव करने की, तो हम जो है वो मेन हाईवे पे हो गए जो कि ह्यूस्टन को कोलोराडो से कनेक्ट करता था। और ये हाईवे तकरीबन 9 से 1000 किलोमीटर तवील था। 100 किलोमीटर का रास्ता जब हम तय कर चुके थे और अब हम मेन हाईवे पे आ चुके थे। शाम के 4 बज चुके थे और माइक ड्राइविंग कर रहा था और साथ साथ हम जो है वो हंसी मजाक भी करते जा रहे थे और एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। अभी हमने तकरीबन 500 किलोमीटर का सफ़र जो वो तय कर लिया था और रात के 8 बज चुके थे। लेकिन माइक को उसके घर से एक कॉल आई। वो एक एमरजेंसी कॉल थी। उसके जो फादर थे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसका वहाँ जाना ज़रूरी था। लिहाजा माइक ने मुझे कहा कि अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चला आता हूँ कोलोराडो तक, बॉडी को ट्रांसफ़र करके उसके बाद मैं सुबह तुम्हारे साथ वापस आ जाऊँगा। ऐसी कोई इशू नहीं अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो। लेकिन मैंने माइक को कहा कि नहीं, तुम्हें अब वापस जाना चाहिए। मैं तो किसी तरीके बॉडी को ले जाऊँ एक दफ़ा यहाँ से, क्योंकि एक ही दफ़ा हमने जो है वो सीधा रूट खींचना है। वापसी पे तो मैं जो है वो वक्फे से रुक कर आराम कर भी ड्राइव कर सकता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा जाना ज़रूरी है। लिहाजा हमने गाड़ी को एक गैस स्टेशन पर रोका। गैस स्टेशन पर रुकने के बाद हमने वापस ह्यूस्टन की तरफ जाने वाली गाड़ियों को रोका कि किसी से लिफ्ट ले लें, क्योंकि उस टाइम टैक्सी वगैरह मिलना मुश्किल था और जिस हाईवे पे हम थे वहाँ से कोई चीज़ हम बुक भी नहीं कर सकते थे, टैक्सी वगैरह। तो लिहाजा हमें लिफ्ट ही लेना थी। तो हमने एम्बुलेंस को गैस स्टेशन पर खड़ा किया और ह्यूस्टन के लिए लिफ्ट लेने के लिए रोड पर खड़े हो गए। फाइनली 2-3 गाड़ियों के गुजरने के बाद एक पर्सन ने गाड़ी रोक दी और उसकी गाड़ी भी खाली थी बिल्कुल, और वो माइक को ह्यूस्टन तक लिफ्ट देने के लिए भी रेडी हो गया। लिहाजा मैंने माइक को बाय कहा और उसके बाद उसको कहा कि मुझे जाके ज़रूर कांटेक्ट करना कि फ़ादर की क्या कंडीशन है ये वो, और उसको गाड़ी में बिठाया और वो लोग वापस ह्यूस्टन की तरफ रवाना हो गए। अब मुझे 500 से 600 किलोमीटर का सफ़र अकेले तय करना था। मैं दोबारा गैस स्टेशन की तरफ गया, वहाँ से 1 गैलन जो है वो गैस मतलब पेट्रोल का फुल करवाया और उसको गाड़ी पे लोड कर लिया, क्योंकि रास्ते में कहीं भी पेट्रोल ख़त्म हो सकता था गाड़ी का, तो मैं उसको फिल कर लूँ, क्योंकि वो 500 से 600 किलोमीटर की ड्राइव थी और आगे रास्ते में कोई गैस स्टेशन भी ना आना था। लिहाजा मैंने पेट्रोल का गैलन फुल करवाया, उसको गाड़ी में लोड किया, रेडिएटर वगैरह का पानी चेक किया और कुछ पानी बोतल में भर के साथ भी रख लिया, क्योंकि वो गर्मियों के दिन थे और रेडिएटर में बार बार पानी कम हो जाता था हीटअप होने की वजह से। अब मैं बिल्कुल जो है वो रेडी हो चुका था वहाँ से रवाना होने के लिए। तो फिर मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और उसको हाईवे पर डाला। अब मुझे सीधा रास्ता तय करना था कोलोराडो तक, उस हाईवे का। रात के 9 बज चुके थे और कोलोराडो की तरफ वो हाईवे ऐसा था कि हाईवे बिल्कुल सुनसान था। सिर्फ मेरी ही एक एम्बुलेंस उस रोड पर थी और इक्का दुक्का गाड़ी जो है वो मुझे पास आउट की थी।
उसके अलावा मैं पूरे रोड पर जो है बिल्कुल अकेला था। सड़क के दोनों तरफ बंजर ज़मीन और दूर दूर तक खुला इलाका और एक सीधा हाईवे जिस पर मेरी एक अकेली एम्बुलेंस जा रही थी और उसमें डेड बॉडी जो है वो लोड थी। अभी मैंने 100 किलोमीटर का सफ़र भी ना किया था कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी एम्बुलेंस के पीछे जो है वो कोई चीज़ आकर टकरा रही है। जो सेपरेशन होती है ना ड्राइवर और पिछले कंपार्टमेंट के दरमियान, ऐसे फील हो रहा था कि वहाँ कोई चीज़ टकरा रही है। मैंने भी जो है वो गाड़ी को रोक कर पीछे चेक करना मुनासिब समझा कि हो सकता है जो डेड बॉडी का स्ट्रेचर है वो किसी वजह से अनटैकल हो गया हो और डेड बॉडी जो है वो उसका स्ट्रेचर बार बार आकर लग रहा हो, स्पीड तेज़ करने की वजह से या ब्रेक मारने की वजह से। तो मैंने कहा कि चेक कर लूँ, ये ना हो कि बॉडी को कोई नुकसान हो, और बॉडी को सही सलामत पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी थी। इसलिए मैंने गाड़ी को साइड पर लगाया और उतर कर चेक किया, लेकिन वो जो है स्ट्रेचर बिल्कुल अपनी जगह पर फिक्स था। हर चीज़ टैकल थी प्रॉपरली, कुछ भी नहीं हिल रहा था। मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसे हो सकता है, कोई चीज़ तो है जो लग रही थी मेरी एम्बुलेंस के साथ। लेकिन मैं अच्छे से चेक करने के बाद दोबारा गाड़ी में बैठा, स्टार्ट की और गाड़ी चलाना शुरू किया। अभी 1 से 2 मिनट ना चलाई थी कि फिर से पीछे से वही आवाज़ आने लगी। मैंने कहा यार पता नहीं क्या मसला है, मैंने अभी तो चेक किया है, सब कुछ अपनी जगह पर फिक्स है, फिर ये क्या इशू है। हो सकता है कि कोई गैस सिलेंडर वगैरह या ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह नीचे गिरा हो, मैंने ये नहीं चेक किया, तो उतर के एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। लिहाजा एम्बुलेंस साइड पर लगाई, उतरा और पीछे जाके चेक किया कि कोई इक्विपमेंट वगैरह तो नहीं नीचे गिरा हुआ। एम्बुलेंस पूरी चेक करने के बाद कोई भी चीज़ नीचे ना थी। मैंने दोबारा फ्रस्ट्रेटेड होकर एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद किया और एक ठंडी सांस ली और ड्राइवर सीट पर बैठ के दोबारा गाड़ी चलाना शुरू की। लेकिन अब कोई आवाज़ ना आ रही थी। रात के 10 बजे का टाइम हो चुका था कि इतनी देर में मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी गाड़ी का राइट टायर जो है वो पंक्चर हो चुका है और गाड़ी जो है वो राइट की तरफ जो है वो लोड ले रही है। मतलब कि स्टीयरिंग से हाथ हटाने पर जो है वो गाड़ी राइट की तरफ खुद ब खुद जा रही थी। तो मैंने अपने दिल में कहा यार ये लो एक और मुसीबत, लगता है कि टायर पंक्चर हो गया। गाड़ी को मैंने फिर से रोका, उतरा, चारों टायर चेक किए, लेकिन कोई टायर पंक्चर नहीं था। गाड़ी बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी और किसी तरफ भी गाड़ी का लोड नहीं था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि गाड़ी जो है वो एक तरफ खिंचाव क्यों कर रही थी, मतलब स्टीयरिंग छोड़ने पर वो राइट की तरफ क्यों जा रही थी। टायर भी जो है वो पंक्चर नहीं है। फिर मैंने कहा यार आज का तो दिन ही अजीब है, पता नहीं मेरे साथ आज क्या क्या हो रहा है। मैंने फिर से ठंडी सांस ली और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाना शुरू की। गाड़ी अभी मैं चला ही रहा था कि मुझे फिर से पीछे से आवाज़ आने लगी। लेकिन इस दफ़ा जो मुझे आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई अपने नाखूनों को लोहे के ऊपर रगड़ रहा हो। मतलब जो पीछे गाड़ी के साथ सेपरेशन थी उसमें से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई कील होते हैं ना, उनको कोई रगड़ता है लोहे पर, बिल्कुल सेम ऐसी आवाज़ आ रही थी। अब जो है वो मुझे थोड़ा डर महसूस होने लगा। मैंने कहा यार ये किस चीज़ की आवाज़ है, गाड़ी में मेरे अलावा और कोई नहीं और पीछे डेड बॉडी है सिर्फ, और पूरे रोड पर भी और कोई नहीं, तो ये क्या हो सकता है। मैंने वो 2 से 3 मिनट आवाज़ सुनी। उसके बाद मैंने गाड़ी रोकी और नीचे उतर कर जो है गाड़ी को चेक करना चाहा, लेकिन जो है वो अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर फील हो रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि मुझे जो है वो एम्बुलेंस का पिछला दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए और नहीं देखना चाहिए कि अंदर क्या है, लेकिन फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही थी ये और मुझे चेक हर हाल में ही करना था। मैंने डरते डरते जो है वो एम्बुलेंस का पिछला दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर देखने पर हैरान हो गया कि वहाँ पर तो सब कुछ अपनी जगह पर था। डेड बॉडी अपनी जगह पर ही थी और सारे इक्विपमेंट जो है वो भी अपनी जगह पर जो है वो हैंग आउट थे और किसी चीज़ की कोई आवाज़ नहीं थी। मैंने जल्दी जल्दी में गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया पिछला और अपनी ड्राइविंग सीट की तरफ जाने लगा कि मुझे नज़र आया कि फ्रंट टायर जो है गाड़ी का वो पंक्चर हो चुका है। लेकिन जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था, लेकिन ये अचानक से टायर कैसे पंक्चर हो गया था। बहरहाल मैंने अपनी ड्राइविंग सीट के साथ पड़ी हुई किट को उठाया जिसमें टायर चेंजिंग के इक्विपमेंट होते हैं, और पीछे से जो है वो एक्स्ट्रा टायर जो रखा हुआ होता है उसको उठाया ताकि मैं जल्दी से टायर चेंज करूं, क्योंकि वो रोड बहुत ज़्यादा खौफनाक मंजर पेश कर रहा था।
लंबी सड़क और दोनों तरफ से खाली मैदान, और सिर्फ एक अकेली मेरी ज़ात, मेरे अलावा कोई भी नहीं था वहाँ, और काली सड़क। मैंने जल्दी जल्दी से गाड़ी का अगला टायर ओपन किया, टायर चेंज किया, और जो स्पेयर टायर था, मतलब पंक्चर टायर था, उसको दोबारा से वहीं रख दिया जहाँ से दूसरा टायर उठाया था। और दोबारा से आकर मैं अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अभी ड्राइविंग सीट पर मैं बैठा था कि मैंने साइड वाले मिरर में देखा कि जो एम्बुलेंस के डोर हैं वो फुली ओपन हुए हुए हैं, पिछले डोर। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी डोर बंद करके आया था, लेकिन ये खुल कैसे गया, ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ। मुझे जो है वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से उतरा, डोर बंद करने के लिए गया, लेकिन जो जाकर मैंने देखा उस चीज़ ने तो मुझे बिल्कुल एक जगह पर जमा दिया था। मैं एक ही जगह पर खड़ा होकर वो सब देख रहा था। मैंने ये देखा कि जो डेड बॉडी थी उसका एक हाथ और मुंह बिल्कुल जो है वो स्ट्रेचर से नीचे झुका हुआ था, और थोड़ा सा जब मैंने नीचे होकर देखा तो क्या देखता हूँ कि वो बूढ़ी औरत अपना हाथ खा रही थी। ज़रा इमेजिन करें इस बात को कि आप किसी ऐसी सड़क पर हों जो कि बिल्कुल सुनसान हो, काला अंधेरा हो रात का, आपके अलावा कोई और बंदा भी वहाँ पर ना हो, सड़क के दोनों तरफ खुला मैदान हो और काली अंधेरी रात, और उसमें आप कुछ ऐसा मंजर देखें, एक बॉडी जिसको आपने एज अ डेड बॉडी समझकर गाड़ी में रखा हुआ है, वो अपने ही आप को खा रही है। वो मंजर यकीनन कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी आंखों के आगे थोड़ा थोड़ा अंधेरा आने लग गया खौफ के मारे, लेकिन मैंने किसी तरीके से ख़ुद को कंट्रोल किया और जल्दी से आगे बढ़ के एम्बुलेंस के पिछले दरवाजे बंद कर दिए और उनको अच्छे से लॉक कर दिया, और भागकर जल्दी से अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शीशे ऊपर कर लिए दोनों, और दोनों डोर्स को लॉक करके तेज़ी से गाड़ी भगाने लगा। और अब मैंने कहा कि चाहे जो मर्ज़ी हो, पिछले दरवाजे खुले हुए नज़र आएं या जो है वो डेड बॉडी बीच में से नीचे गिर जाए, दरवाजे खुलकर मैं किसी कीमत पर अब गाड़ी नहीं रोकूंगा, और तब तक नहीं रोकूंगा जब तक कि डेस्टिनेशन ना आ जाए। मैं पसीने में शराबूर गाड़ी भगाए जा रहा था उस रोड पर, और अब मुझे पीछे से आवाज़ें आने लगी थी, जैसे कोई पीछे से ज़ोर ज़ोर की लात और अपने मुक्के मार रहा हो लोहे के दरवाजे पर, और बार बार ये कह रहा हो दरवाज़ा खोलो, मुझे आना है तुम्हारे पास, गाड़ी रोको, दरवाज़ा खोलो। इन आवाज़ों ने मेरे खौफ में मज़ीद इजाफ़ा किया हुआ था, और मैं बस अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था, और ज़हन में बस यही सोच रहा था कि आज तो बचना किसी भी हाल में नामुमकिन है। पता नहीं ये मेरे साथ क्या चीज़ जो है वो आ गई है। अब वो ज़ोर ज़ोर से अपने नाखूनों को ऊपर रगड़ रही थी, और ऐसे लग रहा था कि वो लोहे को चीर कर मेरे पीछे से आ जाएगी और मुझे मार देगी। अब तकरीबन 50 से 40 किलोमीटर का सफ़र रह चुका था, और मैं जो है वो कोलोराडो पहुंचने वाला था, लेकिन इन आवाज़ों ने मेरा पीछा ना छोड़ा। एक सेकंड के लिए भी आवाज़ें रुकी नहीं, तरह तरह की खौफनाक चीखें, आवाज़ें, और मुझे मार देने की धमकी, और ऐसे उस लोहे को खराशना कि जैसे वो बिल्कुल अभी यहाँ पर आ जाएगी लोहे को चीर कर। इसके बावजूद मैंने गाड़ी को ना रोका और चलाता गया। सुबह के 5 बज चुके थे। अब मैं जो है वो हाईवे से उतर चुका था, और ये जो 30 से 40 किलोमीटर का सफ़र था ये एक छोटे से रोड पर था। इधर जो है स्पीड 50 से ऊपर मेंटेन नहीं हो सकती थी, लिहाजा बस मैं यही दुआ करता आ रहा था कि किसी तरीके गाड़ी का टायर पंक्चर ना हो और मुझे कहीं पे रुकना ना पड़े। किसी तरीके करके उन खौफनाक आवाज़ों को बर्दाश्त करते हुए मैंने वो सफ़र भी तय किया। पूरे रास्ते में मेरे दिल की धड़कन ऐसे थी जैसे कि अभी जो है वो मेरा दिल सीने को चीर कर बाहर निकल आएगा। मेरा मुंह बिल्कुल गर्म हो चुका था, और फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका था। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद मैंने बौखलाहट में उसके घर वालों को फ़ोन किया कि मैं डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका हूं। वो मेरे उड़े हुए आवाज़ सुनकर बोले कि क्या सब खैरियत है, कुछ हुआ है? मैंने कहा नहीं, मैं आ गया हूँ आपकी बताई हुई डेस्टिनेशन पर, बस आप अपनी डेड बॉडी को जो है वो यहाँ से ले जाएं और एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर कर दें कि डेड बॉडी जो है वो आपको ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब वो आवाज़ें रुक चुकी थी, बिल्कुल खामोशी हो चुकी थी। सूरज हल्का हल्का निकल रहा था।
और वहाँ से मुझे एक गाड़ी आती हुई फील हुई। दूर से जो है वो हेडलाइट्स दिख रही थी गाड़ी की। पता चला कि वो उसी डेड बॉडी के घर वाले हैं। लिहाजा उन्होंने कार आके मेरी एम्बुलेंस के आगे पार्क की और गाड़ी के अंदर से ही कहा कि हमें फ़ॉलो करें। लिहाजा मैं उनको फॉलो करने लगा उनके घर तक। उनके घर पहुंचने के बाद अब हमें डेड बॉडी को उतारना था। जो डेड बॉडी को रिसीव करने आए थे वो उनके बेटे थे, मतलब उस बूढ़ी औरत के बेटे थे। मैं जो है वो एम्बुलेंस का बैक डोर खोलने से डर रहा था, क्योंकि जो मैंने अभी जो कुछ सुना था और जो कुछ देखा था उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। बहरहाल अब दरवाज़ा तो खोलना ही था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो देखता हूँ कि वो जो डेड बॉडी है वो स्ट्रेचर पर बिल्कुल सही पड़ी हुई थी, ना ही वो उल्टी हुई थी। मैंने जल्दी से जाके जो है वो उसका हाथ चेक किया, क्योंकि वो अपना हाथ खा रही थी, लेकिन वो बिल्कुल सही था। तो उसके बेटे ने मेरे से पूछा, हेलो, ये क्या कर रहे हो तुम? ये कर क्या रहे हो तुम? आराम से बस डेड बॉडी उतार के हमें दे दो ना, ये क्या कर रहे हो? लेकिन वो बिल्कुल सही था। लिहाजा मैंने इन बातों को एक दफ़ा माइंड से निकाला और डेड बॉडी को निकाल के उनके हैंड ओवर करके स्ट्रेचर को दोबारा जो है वो एम्बुलेंस में लोड किया और उनसे एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया कि उनकी डेड बॉडी को उन तक ट्रांसफ़र कर दिया गया है सेफली। जब वो लोग डेड बॉडी को लेकर घर के अंदर चले गए और मैं एम्बुलेंस में दोबारा से बैठ गया, तो तब वो ख्यालात मेरे जहन में दोबारा से आने लगे कि ये अभी मेरे साथ क्या हुआ था पूरे रास्ते पर। जो मैंने देखा था वो क्या था और जो मैंने आवाज़ें सुनी थी वो किस चीज़ की थी। हालांकि उसका हाथ तो बिल्कुल ठीक है और बॉडी भी बिल्कुल अपनी जगह पर ही थी। तो क्या जो ये मेरे साथ सब कुछ हुआ है ये मेरे मन का वहम था या फिर ये सच्ची में मेरे साथ हुआ था? सुनने में तो आप सबको ऐसा ही लग रहा होगा कि वो मेरे मन का वहम था, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कोई वहम नहीं था। जो भी मेरे साथ हुआ था वो सच में हुआ था। ना ही तो मैं कोई ड्रग्स लेता हूँ, ना ही मैं जो नशा वगैरह करता हूँ। तो ऐसा वहम होना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था और ना ही मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता था कि मुझे ऐसा फील होता। मैं अपने यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो रियल में हुआ था। मेरा नाम अली अकबर है। मेरी उम्र तकरीबन 58 ईयर्स है। मुझे आपकी स्टोरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हैं, तो मैंने कहा कि क्यों ना मुझे भी अपना वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहिए और आप लोगों को ये मेरी कहानी सुना सकें। यह बात तकरीबन 1988 की है। मैं पंजाब में रहा करता था और लारी चलाकर अपना गुजर बसर किया करता था। मुझे ठेके पर एक लारी मिली हुई थी जिसको एक स्पेसिफिक रूट पर मुझे चलाना होता था। वो गांव का ही एक एरिया था। मुझे इस एरिया से लेकर शहर तक और फिर शहर से गांव तक वापस आना होता था। दिन के 2 से 3 रूट बना करते थे। तब लोग तांगों का भी काफ़ी इस्तेमाल किया करते थे और लारियों पर इतना नहीं बैठा करते थे, क्योंकि लारी का किराया तांगे की निस्बत थोड़ा महंगा हुआ करता था। इसीलिए लोग तांगे को प्रेफर किया करते थे। लेकिन फिर भी इस लारी से इतना पैसा बन जाया करता था कि मैं अपने मालिक को देने के बाद खुद भी अपने दिन का खर्चा अच्छा खासा बचा लिया करता था। 2-3 तो मैं आपको बिल्कुल कम चक्कर बता रहा हूँ, कभी कभी तो इससे ज़्यादा भी चक्कर लग जाया करते थे। और ईद के दिनों में तो और ज़्यादा गहमा गहमी की वजह से काफ़ी ज़्यादा रश हुआ करता था और उन दिनों में बहुत ज़्यादा कमाई हो जाया करती थी। मैं जिस एरिया की बात कर रहा हूँ वो झंग वाली साइड का एरिया है और काफ़ी सारे गांव उस रोड पर से होते हुए जाते थे। उनको बेसिकली चक नंबर से डिनोट किया जाता था और वो लारी को रास्ते में जगह जगह रोक कर सवारियों को उतारना होता था, क्योंकि कोई सवारी किसी चक की होती थी और कोई किसी गांव वगैरह की। और तकरीबन 10 से 11 स्टॉप आया करते थे लास्ट स्टेशन तक जाने में, और लास्ट स्टेशन तक तो गाड़ी तकरीबन बिल्कुल ही खाली हो जाया करती थी और उसमें कोई सवारी नहीं बचती थी। कभी कभार ऐसा होता था कि लास्ट स्टेशन की भी कुछ सवारियां गाड़ी में रहती थीं और लास्ट तक गाड़ी में 1-2 मुसाफिर रह जाते थे कि जिनका स्टॉप लास्ट हुआ करता था, लेकिन ज़्यादातर वो गाड़ी खाली हो जाया करती थी गांव जाते हुए। लेकिन जब गांव से शहर की तरफ जाना होता था तो तब गाड़ी भरी हुई होती थी लास्ट स्टॉप तक भी,
और मैं 1988 की बात कर रहा हूँ। तब तो रोड पर कोई रोड लाइट्स वगैरह भी नहीं हुआ करती थी, पक्के रोड ही मिल जाते थे, यही बड़ी बात थी। वो भी इतने अच्छे नहीं बने हुए होते थे, लेकिन गुजारे लायक होते ही थे। इतनी आबादी भी तब उस गांव वाली साइड पर नहीं थी, पूरा तकरीबन खुला एरिया ही होता था। सड़क के दोनों तरफ बड़ी बड़ी फसलें, खेत, कमान वगैरह आते थे, और गाड़ी की लाइट में जो कुछ नज़र आता था बस वही नज़र आ रहा होता था। उसके अलावा बिल्कुल घुप काला अंधेरा हुआ करता था। उसके अलावा तांगे भी रात के टाइम नहीं चला करते थे। दिन में तो तांगे काफ़ी ज़्यादा नज़र आया करते थे, लेकिन रात के टाइम बस 1-2 लारियां ही उस रूट पर चलती थी, जिसमें से एक मेरी थी और 1-2 दूसरे ठेकेदार जिनके ड्राइवर चलाते थे। वो भी कभी कभी रात के रूट नहीं लिया करते थे, बस दिन पर ही लारियों को चलाया करते थे। लेकिन मुझे अपना ख़र्चा मैनेज करने के लिए और ठेकेदार को भी अच्छी खासी रकम देनी होती थी एक दिन की, जिसकी वजह से मैं लारी को रात तक चलाता था। और जब से मैं ये लारी चलाना शुरू हुआ था, मुझे 3-4 साल हो गए थे, और इन 3-4 सालों में मेरे साथ कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था जो कि पैरानॉर्मल हो। लेकिन ये उस रोज़ की बात है जिसकी शुरुआत ऐसे ही मामूल के मुताबिक हुई थी। पहला रूट मैंने अपना कंप्लीट किया, शहर से गांव की तरफ आया, फिर गांव से शहर की तरफ दोबारा गया। सेकंड रूट भी कंप्लीट किया। फिर थर्ड रूट ये होता था कि मैंने शहर से सवारी को लेकर गांव की तरफ छोड़ देना होता था, और अगर टाइम बच गया तो शहर वापस जाकर लारी खड़ी करनी होती थी, क्योंकि दिन पे वहाँ पर सवारियाँ जल्दी आ जाया करती थीं, तो उनको वापस भी लेकर आना होता था गांव की तरफ। लेकिन जिस दिन रात को काफ़ी लेट हो जाया करता था, तो मैं सुबह जल्दी उठकर लारी को पहले शहर की तरफ खाली ले जाया करता था, और वहाँ से फिर भरकर सवारियों को गांव की तरफ लाया करता था। अब जब 2 राउंड कंप्लीट हो चुके थे और तीसरे राउंड के लिए मैंने अड्डे पर लारी को लगाया हुआ था, तो सवारियां आकर बैठने लगीं, और आम दिनों की निस्बत सवारियां काफ़ी ज़्यादा कम थीं। तकरीबन 5 से 6 बंदे सिर्फ आकर लारी में बैठे थे, और उनको टिकट भी कंडक्टर काट कर देता था। और जब लास्ट के राउंड होता था, मतलब लास्ट का फेरा होता था, तो उसमें कंडक्टर टिकटें वगैरह काट कर उतर जाया करता था, और बस मुझे सवारियों को उनकी डेस्टिनेशन पर उतारना होता था। कंडक्टर ने उन सब की टिकट काटी और उसके बाद वो लारी से उतर गया। बस अब वो 5 से 6 मुसाफिर थे और मैं अकेला उस लारी के अंदर। वो तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर लंबा रूट था, और इतनी तेज़ स्पीड भी उन रोड पर नहीं की जा सकती थी, क्योंकि रोड्स की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। खुद अंदाज़ा लगा लें कि मैं 1988 की बात कर रहा हूँ। अब मैं लारी को चलाता जा रहा था। वो सर्दियों की रात थी और रोड बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। वो रात के तकरीबन 8:30 बजे का टाइम था, और इस टाइम तक गांव बिल्कुल वीरान हो जाया करते हैं। 2 सवारियां तो जो सबसे पहले वाला चक नंबर आया उसमें ही उतर गईं, बाकी 4 सवारियां रह गई थीं, जिसमें से 3 अगले स्टेशन पर उतर गईं। उसके बाद लारी में बस 1 सवारी बची और मैं अकेला। उसका स्टॉप लास्ट ही था, मतलब मेरे गांव वाला स्टॉप था, जहां पर मुझे लारी को जाकर खड़ा करना होता था, और उससे आगे कोई स्टेशन नहीं था। अब मैं लारी को चलाता जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ हल्की हल्की धुंध पड़ रही थी, और लारी की लाइट में बस हल्का हल्का नज़र आ रहा था कि उसी लारी की लाइट में मुझे महसूस हुआ कि सामने से कोई चीज़ आ रही है। उसकी भी लाइट्स ऑन थीं। थोड़ा करीब जाने पर पता चला कि वो कोई ट्रक है, जिस तरह के ट्रक 19s के दौर में चला करते थे। लकड़ी के बने हुए उनके कॉकपिट जिस तरह होते हैं, बिल्कुल वैसे ही थे। आगे एक लंबी सी छत सी बनी हुई होती है उस ट्रक के ऊपर। मैं उस तस्वीर को भी हारिस भाई को कह दूंगा कि वो स्क्रीन पर लगा देंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस तरह के ट्रक उस टाइम पर चला करते थे और किस तरह की लारियां चला करती थीं। अब जब मैं उस ट्रक के पास से गुजरा तो ट्रक वाला मेरी तरफ देख रहा था, हालांकि इतना कुछ वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा था। जहां पर मैं बैठकर लारी चला रहा था उसके अंदर एक छोटा सा बल्ब जला हुआ था,
येलो कलर की लाइट थी बिल्कुल, और ट्रक के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही एक बल्ब लगा हुआ था। जब ट्रक वाले ने मेरी तरफ देखा तो ऐसा लगा कि वो मुझे देखकर काफ़ी परेशान हुआ है और उसके रंग उड़ गए हैं। लेकिन उसके रंग क्यों उड़े थे मैं नहीं जानता था, लिहाजा मैंने अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दिया और लारी को चलाता रहा। अभी मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचने में सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर का रास्ता रहता था कि पीछे से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। उसके बाद लारी लचक खाने लगी। बड़े मुश्किल से मैंने उसके ऊपर कंट्रोल किया, और वो कंट्रोल भी मैं बस इसी वजह से कर पाया था क्योंकि लारी की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी। एक दफ़ा को मेरा जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था और मेरे हाथ कांप रहे थे क्योंकि अभी एक बड़ा हादसा होते होते बचा था। मैंने पीछे से सवारी की तरफ देखा और उसको कहा कि आप ठीक हैं, तो उसने आगे से कोई जवाब ना दिया, बस मेरी तरफ एक नज़र देखा और फिर आंखें नीचे करके बैठा रहा। मैंने भी कहा क्या अजीब किस्म का बंदा है, इसको तो ज़रा भी डर नहीं लगा और इसने कोई जवाब भी नहीं दिया। लिहाजा मैं उस लारी से नीचे उतरते हुए उसे कहने लगा कि बस टायर पंक्चर हुआ है, मैं स्टेपनी टायर लगा लूँ साथ, उसके बाद हम आगे रवाना होंगे। और लारी के पीछे से स्टेपनी टायर उतारने के बाद टायर को चेंज करने लगा। गाड़ी के स्क्रू खोलने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, तो मैंने सवारी को अंदर से आवाज़ दी। मैंने कहा बराए मेहरबानी कि आप बाहर आ सकते हैं, माजरत के साथ मेरे से टायर के नट्स खुल नहीं रहे, तो आपको मेरे साथ ज़ोर लगवाना पड़ेगा। तो उसने आगे से जवाब दिया कि इस काम के लिए भी 2 बंदों की ज़रूरत है तुम्हें, हटो, ये तो मैं अकेला ही कर लूँगा। उसकी ये बात सुनकर मैं आगे से कुछ ना बोला और वो गाड़ी से उतरता हुआ नीचे की तरफ आ गया। और वो बिल्कुल ऐसे चल रहा था जैसे उसके अंदर सरिया हो और उसके कोई भी जोड़ मूव ना कर रहे हो। बिल्कुल सीधे हाथ हिलाता और टांगों को बिल्कुल सीधा रखते हुए आ रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि भाईजान आपकी टांगों या हाथों में कोई मसला है? तो उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और फिर नीचे चौकड़ी मारकर बैठ गया। हालांकि उसने बिल्कुल सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वो मिट्टी पे बैठ गया था। मैंने कहा आप ऐसे मत बैठे, आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। उसने फिर आगे से कोई जवाब ना दिया और टायर को खोलने लगा और मुझे पीछे कर दिया। और एक ही झटके में उसने तमाम नट्स को लूज़ कर दिया। पता नहीं उसमें इतना ज़ोर कहाँ से आया था। हालांकि वो मेरे से भी काफ़ी कमज़ोर लग रहा था, लेकिन उसके अंदर ज़ोर बहुत ज़्यादा था और मुझे तो जो मैं देख रहा था उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि नट्स बिल्कुल जाम थे और खुलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अकेला कैसे खोल सकता था? उसने जल्दी से मुझे नट लूज़ करके दिए और बगैर कुछ बोले सड़क के दूसरी तरफ झाड़ियों के अंदर चला गया। मैंने सोचा हो सकता है कि वो वॉशरूम वगैरह करने गया होगा। मैंने भी इस पर ध्यान ना दिया। मैंने जल्दी से टायर को चेंज किया, दूसरे टायर को पीछे रखा और सवारी को आवाज़ दी। मुझे टायर चेंज करने में तकरीबन 10 से 12 मिनट तो लगे ही थे, लेकिन वो अभी तक वहाँ से वापस नहीं आया था। मैंने उसको काफ़ी ऊंची आवाज़ दी, लेकिन वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। मेरे पास भी कोई टॉर्च लाइट वगैरह मौजूद ना थी कि इतनी देर में मुझे उन झाड़ियों के अंदर से परिंदों के उड़ने की आवाज़ आई। हालांकि रात के टाइम परिंदे कहाँ से आए, लेकिन काफ़ी सारे परिंदे वहाँ से उड़े थे। उनके पर हिलने की जैसे आवाज़ आती है ना, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ थी और ऐसे लग रहा था कि काफ़ी झुंड में हैं वो परिंदे। ये आवाज़ आने के बाद दूर से मुझे झाड़ियाँ हिलती हुई दिखाई देने लगीं, हल्की हल्की, क्योंकि धुंध की वजह से और उस काली रात की वजह से इतना कुछ साफ नज़र भी नहीं आ रहा था। फिर दूर से नज़र आया कि वही शख्स चलता हुआ लारी की तरफ आ रहा है और वो आकर सीधा लारी की एंट्रेंस वाली जगह पर जाने लगा और उसके अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। मैंने कहा हैरत है यार, कितना अजीब बंदा है, इसमें गुरूर तो चेक करो, मुंह ही नहीं लगा रहा। खैर मैंने भी इस पर ध्यान ना दिया। मैंने कहा कि रईस और अमीर ज़्यादा होगा तो अपने घर होगा। मैं भी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ के और गाड़ी को चलाने लगा। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी 30 से 35 किलोमीटर का रास्ता रहता था और इस टायर पंक्चर की वजह से आधा पौना घंटा वैसे ही ज़ाया हो चुका था। 9:30 बजने वाले थे और मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद भी आ रही थी।
अब मुझे पीछे लारी में से काफ़ी अजीब किस्म की आवाज़ें आने लगी थी, जैसे कोई जानवर भौंकता है या गुर्राता है। एक दफ़ा को तो मैंने लारी की स्पीड आहिस्ता करके पीछे आवाज़ पर ध्यान देने की भी कोशिश की, लेकिन पीछे ऐसा कुछ भी नहीं था। बस वो अकेली सवारी बैठी हुई थी और पहले तो पीछे लारी की लाइट्स ऑन थीं। अब वो लाइट्स भी खुद ब खुद बिल्कुल डिम हो चुकी थीं और ये खर्चा भी मेरे सर आन पड़ा था, क्योंकि ठेकेदार ने मुझसे ज़रूर पूछना था कि गाड़ी की लाइट्स ख़राब हुई तो हुई कैसे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही गाड़ी का सारा काम हुआ था। लेकिन उस हल्की हल्की रोशनी के अंदर नज़र आ रहा था कि वो जो सवारी बैठी हुई है वो अपनी सीट से काफ़ी ऊंची होकर बैठी हुई है। तो मैंने कहा हो सकता है कि वो दूसरी तरह ना बैठा हो, बल्कि चौकड़ी मार्केट सीट के ऊपर ही बैठा हुआ हो। मैंने उस पर फिर भी ध्यान ना दिया। अब मुझे पीछे से ऐसी आवाज़ आई कि जैसे कुछ सीट्स को ज़ोर ज़ोर का हिलाता है और सीट्स को फाड़ने की कोशिश कर रहा है। मैंने गाड़ी की स्पीड आहिस्ता करके पीछे की तरफ मुड़ कर देखा, तो ये देखकर मैं इतना ज़्यादा हैरान हुआ कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। पीछे सीट्स बिल्कुल खाली थी और एक भी सवारी मौजूद ना थी। वो शख्स वहाँ कहीं भी मौजूद नहीं था। मैंने कहा ये ना हो कि वो नीचे से कोई बस के चीज़ें वगैरह खोल रहा हो और कुछ चुराने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि बस में लोहे वगैरह की चीज़ें लगी हुई थी। लारी में अगर आपने कभी सफ़र किया हो या आपके बड़ों में से किसी ने किया हो तो वो जानते होंगे कि सीट्स या पिछले डोर्स के साथ लोहे की चीज़ें काफ़ी सारी लगी हुई होती हैं, जिसको बेचा जा सकता है खोलकर। तो मैंने अब लारी को जल्दी से रोका और लारी को रोक कर मैं पीछे की तरफ जाने लगा कि देखो तो सही वो नीचे बैठकर कर क्या रहा है। लेकिन मैंने पूरी लारी छान मारी और उस शख्स का नामो निशान कहीं भी नहीं था। यह देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गया। और जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ उस दौर में ऐसे किस्से कहानियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी कि फ़लान जगह पर किसी चीज़ का साया है और फ़लान जगह काफ़ी ज़्यादा बाहर वाली है। लेकिन मैंने अपने इस करियर में जब से मैं ये लारी चलाना शुरू हुआ था ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। बेशक बचपन में मेरे साथ एक दो ऐसे वाक़यात हुए थे जो कि मेरे गांव के अंदर ही हुए थे, लेकिन उसके बाद मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और इस सफ़र जितने भी मैंने किए थे इनके दौरान तो ख़ास कर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आज जो मेरे साथ हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा अनरियल था और जिस पर मेरा यकीन करने को दिल ही नहीं कर रहा था। मैं दिल को यही समझा रहा था कि सवारियां थी ही इतनी जो मैं उतार आया हूँ, लेकिन मेरा दिमाग ये मानने पर राज़ी ही नहीं था, क्योंकि एक सवारी बीच में थी जिसने एंड तक जाना था। मैंने सारा किराया गिना तो वाकई में एक सवारी का एंड तक का किराया भी मेरे पास मौजूद था। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा होने लगा और उसी पैनिक सिचुएशन में ड्राइविंग सीट पर बैठकर बस को ज़ोर से भगाने लगा। अभी भी 27-28 किलोमीटर का रास्ता रहता था। मैंने ना ही कोई जंप खड्डा कुछ नहीं देखा और उस लारी को भगाता गया। अब मुझे लारी की हल्की हल्की लाइट्स में नज़र आया कि लारी के बिल्कुल सामने दूर करके कोई खड़ा हुआ है। तो मैंने स्पीड को थोड़ा आहिस्ता किया और जब उस शख्स के पास पहुंचा तो उसका मुंह दूसरी तरफ था। उसने भी बिल्कुल उस शख्स की तरह वाइट कपड़े पहने हुए थे। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी शक्ल बिल्कुल उससे मुख्तलिफ थी और मेरी तरफ हाथ का इशारा करने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे लिफ्ट मांग रहा है या बस रोककर अंदर बैठने का कह रहा है। मैंने बस को रोका और उसको अंदर आने की इजाज़त दे दी। उस ज़माने में हमारे उस रूट पर कोई इतनी चोरियाँ नहीं हुआ करती थी, ना ही डकैतियाँ वगैरह, इसलिए इस चीज़ का ख़तरा नहीं हुआ करता था। वैसे भी मेरे पास मेरा एक पिस्टल मौजूद था जो कि हर टाइम मेरी सीट के साथ पड़ा रहता था, इसलिए मैंने उसको अंदर आने की इजाज़त दे दी। वो आया और कहा कि मुझे फ़लाँ गांव जाना है और वो उसी गांव का नाम ले रहा था कि जहां पर इस गाड़ी ने लास्ट स्टॉप करना था। लेकिन एक बात मुझे काफ़ी हैरान कर रही थी, वो भी बिल्कुल उसी शख्स की तरह चल रहा था जो कि पहले मेरी गाड़ी में मौजूद था। उन दोनों की चाल बिल्कुल एक जैसी थी कि जैसे उनकी टांग में कोई मसला हो और उनके जोड़ मुड़ ना रहे हों, और कपड़े भी वाइट थे, बस उनकी शक्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। वो जाकर उसी वाली सीट पर बैठ गया कि जिस पर दूसरा आदमी बैठा हुआ था
मैंने उस सवारी को ख़ास कर इसलिए भी बिठाया था अपनी गाड़ी में क्योंकि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि इसको अपनी गाड़ी में बिठाना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अभी हम थोड़े ही आगे गए थे कि वो शख्स चलता हुआ मेरी तरफ आने लगा। मैं बैक मिरर में देख रहा था, वो सीटों को पकड़ता हुआ मेरी तरफ चलता आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके जिस्म में जान ही नहीं है, वो हाथों के सहारे खुद को घसीट घसीट कर मेरी तरफ आ रहा है। मैंने भी अपनी पिस्टल को अपने हाथ में रख लिया कि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये की सूरत में मैं अपनी जान बचाने के लिए इस पर हमला कर दूंगा। वो मेरे पास आता जा रहा था। मैंने भी गाड़ी की स्पीड स्लो करते करते बिल्कुल रोक दी और गाड़ी साइड पर लगा दी। अब जैसे ही मैं अपनी सीट से उठा और उससे पूछने लगा कि उसके साथ क्या मसला है, वो क्यों इस तरह मेरी तरफ बढ़ रहा है, तो देखता क्या हूँ कि वो उसकी शक्ल बिल्कुल बदल चुकी थी। वो किसी खौफनाक वहशतनाक मखलूक की शक्ल इख्तियार कर चुका था और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। उसने कहा कि मैं शहर से ही तेरा पीछा कर रहा हूँ और मैं कई दफ़ा तेरी इस लारी में सफ़र कर चुका हूँ, लेकिन आज का दिन मेरे लिए काफ़ी मुकद्दस है और आज मैं तेरी जान ले लूँगा, खा भी जाऊँगा और तुझे अपने शैतान की राह में कुर्बान भी कर दूँगा। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल मुंह को आने लगा। मैंने उस पर ज़ोर ज़ोर का फायर करना स्टार्ट किया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो और ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा कि क्या तेरी इस दुनियावी चीज़ से मुझ पर कोई असर होगा? मुमकिन ही नहीं, तेरी जान आज मुझसे कोई बचा ही नहीं सकता। उसकी शक्ल काफ़ी ज़्यादा वोबल हो रही थी, मतलब जैसे पानी होता है, बिल्कुल उसकी शक्ल इस तरह लहरों की शक्ल इख्तियार कर रही थी और उसका पूरा जिस्म जल रहा था जैसे उसके कपड़ों पर आग लगी हुई हो, लेकिन उसके कपड़े भी जल नहीं रहे थे। लेकिन उसकी शक्ल ही इतनी भयानक थी कि कोई इस मंज़र को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरी हिम्मत थी कि मैंने उस मंज़र को बर्दाश्त किया। मैंने जल्दी से लारी का दरवाज़ा खोला और लारी से बाहर निकला। निकलते निकलते मेरा सीढ़ी से पाँव अड़ा और मैं नीचे गिर गया। पिस्टल अभी भी मेरे हाथ में ही था। मैं पिस्टल को बौखलाहट में उसकी तरफ करते हुए पीछे की तरफ भागने लगा और फिर सीधा होकर उसी तरफ को भागने लगा कि जिस तरफ को मेरा गांव था। चक नंबर 93, जो कि अगला स्टॉप था, वो भी बस थोड़ा सा ही दूर था। मैंने कहा कि बस किसी तरीके में भाग के वहाँ पहुँच जाऊँ एक दफ़ा तो मेरी जान बच जाएगी। अब देखता क्या हूँ कि वो चीज़ मेरे पीछे नहीं आ रही थी, बल्कि पूरी लारी ही मेरे पीछे आ रही थी। उसको कोई चला भी नहीं रहा था, उसके अंदर से नज़र आ रहा था, लेकिन वो हल्की हल्की स्पीड में मेरी तरफ बढ़ रही थी और ज़ोर ज़ोर का हॉर्न उसका बज रहा था। आप ज़रा तसव्वुर करें कि आप एक ऐसे रोड पर मौजूद हों जो कि काफ़ी तंग रोड हो, रोड के दोनों तरफ दरख्त, खुला मैदान, सर्दियों के दिन हो, हल्की हल्की धुंध पड़ रही हो और इतनी बड़ी लारी खुद ब खुद आपके पीछे आ रही हो। ये मंजर ज़रा अपने दिमाग में रख के देखें तो आपको पता चलेगा कि उस दिन मैंने कैसा सीन बर्दाश्त किया था और मेरा दिल कैसे धड़क रहा था और मेरी क्या हालत हो रही थी। वो चीज़ मेरे करीब आती जा रही थी और लग तो यूं रहा था कि वो मुझे उस लारी के नीचे देना चाहती है। मैं भी साइड में होकर जंगल में उतर गया जहाँ पर दरख्त और वहाँ से आगे भागने लगा ताकि वो लारी मेरे पीछे ना आ सके। अब मैंने पीछे देखा तो वो लारी एक ही जगह रुकी हुई थी, उसकी हेडलाइट ऑन थी और उसकी हेडलाइट में नज़र आ रहा था कि वो जो भी चीज़ थी वो उसी तरीके रेंगती हुए मेरे पीछे आ रही थी जैसे कोई सांप रेंगता है, बिल्कुल उसी तरीके से अपने पेट के बल रेंगती हुई काफ़ी तेज़ी से मेरे पीछे आ रही थी। मैंने अल्लाह ताला को याद करना शुरू किया और आयतल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट की और मैंने कहा अब जो मर्ज़ी हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मैं चक नंबर 93 से थोड़ा ही दूर था कि चक नंबर 93 से पहले जो कब्रिस्तान आता है मैं उसके बिल्कुल सामने पहुंच चुका था और मैंने ये बात सुन रखी थी कि अगर तुम लोग कहीं पर अकेले हो और पनाह की कोई जगह ना हो तो कब्रिस्तान में पनाह लेनी चाहिए, अल्लाह खुद उधर हिफाजत करता है।
मैं आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ कब्रिस्तान के अंदर घुस गया तो देखता क्या हूँ कि वो चीज़ कब्रिस्तान के बाहर तक तो आई। उसके बाद कब्रिस्तान के बाहर ही मंडलाने लगी, लेकिन अंदर नहीं आ रही थी। मैं भी नीचे ज़मीन पर चौकड़ी मारकर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से कलमा तैयबा और आयतल कुर्सी का विर्द करने लगा, बहुत ज़्यादा ज़ोर से कि मेरी आवाज़ सुनकर साथ ही एक छोटी सी झोंपड़ी में मौजूद एक शख्स बाहर निकला, जिसकी उम्र भी तकरीबन 60-70 साल होगी। काफ़ी बुजुर्ग था और वो जल्दी से मेरे पास आया और मेरे सर पर हाथ फेर कर कहने लगा, बेटा क्या हुआ है? तो मैंने इसको कहा कि कोई गैबी ताकत मेरा पीछा कर रही है और मेरी जान लेना चाहती है। तो उसने कहा कि तुम्हारा इस टाइम इस कब्रिस्तान से बाहर निकलना ठीक नहीं है। मैं इस कब्रिस्तान का गोरकन हूँ और यहाँ की हिफाजत करता हूँ, यहाँ की कब्रों वगैरह की, और देखभाल किया करता हूँ। तुम ऐसा करो कि तुम मेरी झोंपड़ी में मेरे साथ आ जाओ। वो मुझे अपनी झोंपड़ी में अपने साथ ले गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगने लगी थी। उसने मुझे जल्दी से पानी पिलाया। उसके बाद मुझे एक बिस्तर ओढ़ने को दिया, खुद भी एक बिस्तर ओढ़ा और अंगीठी में जो आग जल रही थी उसको तेज़ किया और कहने लगा कि बस पुरसकून होकर सो जाओ। मेरे पास ऐसी काफ़ी सारी आयत वगैरह हैं जो मुझे आती हैं, वो मैं पढ़ता हूँ। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। लेकिन उस रात नींद कहाँ आनी थी। मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। मुझे काफ़ी तेज़ बुखार होने लगा था। इतनी देर में सुबह की अज़ानें होने लगीं। फजर का टाइम हो चुका था। वो बाबा अभी भी कुछ ना कुछ पढ़ रहा था। मैं उसी को देख रहा था। जैसे ही सुबह की अज़ान हुई तो ऐसे लगा कि मेरे दिल को काफ़ी सुकून मिल चुका है और मैं अपनी चारपाई से उठकर बैठ गया। हालांकि अभी भी मुझे हल्का हल्का बुखार था और मेरे पूरे जिस्म में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी, लेकिन अब मैं उठकर बैठ चुका था। तो बाबा ने मुझसे पूछा कि तुम किस गांव के हो? तो मैंने उनको सारा अपना खजुखाल बयान किया कि मैं किस गांव का हूँ, क्या काम करता हूँ, ये वो। तो उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे गांव तक छोड़ा। गांव छोड़ने के बाद उन्होंने सब कुछ मेरे गांव में मेरे अब्बू को बताया और वहाँ के बुज़ुर्गों को भी बताया। तो मेरे गांव के बुज़ुर्ग भी इस चीज़ के बारे में जानते थे। अक्सर ये तांगे में भी कई लोगों को परेशान कर चुकी थी और कई लोगों को मार भी चुकी थी। इसीलिए मेरे गांव वालों ने कहा कि तुम्हें रात का सफ़र करना भी हो तो 7 बजे से पहले ही करना चाहिए। ये जो भी चीज़ है 7 बजे के बाद ही इस रूट पर फिरती है और वो वहाँ शहर से ही तुम्हारे पीछे आ गई थी, क्योंकि जब तुम यहाँ गांव से लेट निकले थे तो वो तब ही तुम्हारे साथ चली गई होगी और फिर वापसी पर वो इसी मौके के इंतज़ार में थी कि तुम्हें मार सके। वो तो खुशकिस्मती थी और तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही था कि तुम कब्रिस्तान के अंदर चले गए और वहाँ पर ये बाबा तुम्हें मिल गए, वरना उस चीज़ ने तुम्हें मार ही देना था। उसके बाद मैंने अपने घर वालों को भेजकर अपनी लारी को गांव में मंगवाया और उसको उसके ठेकेदार के हवाले किया, क्योंकि हफ्ता 1.5 हफ्ता तो मुझे यकीन था कि मैं लारी नहीं चला सकता। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर तकरीबन 3 से 4 दिन में मेरी तबीयत थोड़ी स्टेबल हुई तो मैं दोबारा से उस लारी का काम करने लगा, मतलब लारी चलाने लगा। तो उस दिन से मैंने तहैया कर लिया कि कभी भी रात को रूट नहीं लगाऊंगा और रात पे किसी भी सवारियों को नहीं लूँगा। बस सुबह का और दोपहर का यही 2 रूट किया करूँगा। उसके बाद अपने घर आ जाया करूँगा, क्योंकि जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं। और इन 2 रूट से मैं इतना तो कमा ही लूँगा कि अपने माँ बाप का और अपना पेट पाल सकता हूँ। आज इस बात को बहुत ज़्यादा अरसा हो चुका है। खुद सोचिए, ये 1988 की बात है और अब 2024 शुरू हो चुका है। मैंने उसके बाद अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना ज़्यादा मुनाफा हुआ है और इतना ज़्यादा स्टेबल हो चुका हूँ मैं अपने बिज़नेस में कि मैं अब लाहौर शिफ्ट हो चुका हूँ और मुझे अब इस तरह के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा खासा लाइफस्टाइल मेंटेन हो रहा है। लेकिन ये वाक़या और वो दिन मुझे आज तक नहीं भूलता।
कभी कभी हम घर में बैठे हुए हों और उन दिनों की बातें अगर किया करें, अपने पुराने वक्तों की, तो ये मुझे ज़रूर याद आया करती है। और मैं अपने बच्चों को भी ये वाक़या अक्सर सुनाया करता हूँ और वो इस वाक़ये को काफ़ी शौक़ से सुनते हैं। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये वाक़या काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। ये मेरा एक रियल वाक़या है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मेरा नाम अनीस है और मैं पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और मैं तकरीबन पिछले 4-5 साल से टैक्सी चलाता हूँ और इसी से जो है वो अपनी रोज़ी रोटी कमाता हूँ। शुरू में जब मैंने टैक्सी चलाना शुरू किया था और बुकिंग वगैरह पर लॉन्ग रूट्स पर जाता था तो मैं इसके यूज़ टू नहीं था और बहुत जल्दी थक जाता था और ज़्यादा लंबे रूट नहीं कर सकता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके यूज़ टू होता गया और मुझे इस चीज़ की आदत होती गई। फिर मैंने लंबे रूट करना भी शुरू कर दिए, जैसे पहाड़ी इलाके, नॉर्दर्न साइड्स के रूट, नारान, कागान, मरी, सवात, चित्राल वगैरह। और मेरे पास अक्सर बुकिंग जो है वो पंजाब साइड के एरियाज़ की आती थी। बताता चलूँ कि मैं लाहौर का रहने वाला था और मुझे अक्सर बुकिंग्स जो आती थी वो पंजाब साइड की होती थी, या तो किसी देहात या किसी गांव वगैरह की या किसी छोटे मोटे शहर वगैरह की। कभी कभार होता था कि मुझे नॉर्दर्न साइड्स के जो है वो बुकिंग्स मिलती थी। शुरू में तो मैं बस स्टैंड्स वगैरह पर खड़ा हो जाया करता था ताकि मुझे कोई सवारी मिला करे, लेकिन उसके बाद मैंने जो है वो अपना नेम और नंबर टैक्सी यूनियन वालों को लिखवा दिया। लेकिन हमें मंथ की थोड़ी बहुत जो है वो रकम टैक्सी यूनियन को भी पे करनी होती थी, क्योंकि उनके पास बहुत सी बुकिंग्स आती थी और वो जितने भी टैक्सी यूनियन में ड्राइवर्स उनके पास होते थे जो अवेलेबल होता था वो उसको बुकिंग देते थे। और इस टैक्सी यूनियन में नाम लिखवाने के बाद मुझे तकरीबन महीने में 12 से 13 बुकिंग आ जाया करती थी। लेकिन वो मेरे पर डिपेंड करता था, अगर मैं चाहूँ तो कोई बुकिंग कैंसिल भी कर सकता था, तो वो जो है किसी नेक्स्ट को बुकिंग के लिए कॉल कर देते थे। तो इसी तरह के एक रोज़ का वाक़या है कि मुझे एक बुकिंग आई जिसमें मुझे तकरीबन 400 से 500 किलोमीटर का सफ़र तय करके एक देहाती एरिया की तरफ जाना। तो उस दिन मैं बिल्कुल फ्रेश था, तो मैंने फ़ौरन से इस बुकिंग के लिए हाँ कर दी। लेकिन वो जो है वो रात का सफ़र होने वाला था, क्योंकि मुझे इस फैमिली को यहाँ से 4 बजे लेकर निकलना था। चूँकि वो 400 से 500 किलोमीटर का रास्ता था, इसलिए 4 से लेकर तकरीबन 9-10 तक जो है वो हमने वहाँ पहुँचना था, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनके गांव वाले एरिया की तरफ कुछ हिस्सा जो है वो कच्चे रोड का भी है, मतलब कच्चा रास्ता भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। हाईवे से उतर के हमें काफ़ी देर कच्चे रास्ते पर चलना था। लेकिन मैंने फिर भी इस बुकिंग के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि अब मुझे ऐसे रास्तों की अच्छी खासी आदत हो चुकी थी और मैं किसी भी तरह के रास्ते पर जो है वो गाड़ी आराम से बगैर थके ज़्यादा देर चला लिया करता था। लिहाजा मैंने अपनी गाड़ी की सारी इंस्पेक्शन की कि कहीं कोई बीच में ख़राबी ना हो, ब्रेक ऑयल चेक किया एंड रेडिएटर वगैरह में पानी पूरा करके गाड़ी को धुलवा लिया। तो मैं तकरीबन 4 में से 5-10 मिनट पहले उस फैमिली के घर के बाहर पहुंच गया, लेकिन उस फैमिली ने 15 से 20 मिनट लगा दिए तैयार होने में और सामान बाहर निकालने में। उनके बाहर निकलते ही हमने सामान गाड़ी में रखा और उस फैमिली के कार में बैठते ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और सफ़र की दुआ पढ़कर अपना सफ़र शुरू किया। उस फैमिली में सिर्फ 3 ही लोग थे, मियाँ बीवी और एक उनका तकरीबन 5-6 साल का बेटा। लिहाजा मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया और पूरे हाईवे के सफ़र के बाद अब वो कच्चा रास्ता शुरू हो चुका था जो कि हाईवे और उनके गांव को कनेक्ट करता था। तो उस कच्चे रास्ते पर जो है हमारी स्पीड थोड़ी कम हो गई, जो कि जाहिर सी बात है कि हाईवे में जो स्पीड मेंटेन हो रही थी वो वहाँ नहीं हो सकती थी, क्योंकि बीच में जगह जगह पर खड्डे वगैरह आ जाया करते थे। बहरहाल मैंने कच्चे रास्ते से जो है उस भाई की इंस्ट्रक्शन फॉलो करना शुरू की। जहाँ जहाँ वो बता रहे थे मैं वहीं जाता जा रहा था। तकरीबन घंटे से 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम उनके गांव पहुंच गए और उसके 5 से 10 मिनट बाद जो है वो हम उनके घर के ठीक बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने वहाँ पर गाड़ी रुकवाई, अपना सामान उतारा और मुझे कहा कि भाई अगर आप जो है वो आज रात यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो हमारे पास ड्राइंग रूम अवेलेबल है, आप रुक सकते हैं। लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे इसकी आदत है, मैं रात का सफ़र भी कर सकता हूँ और मैंने काफ़ी तवील सफ़र की है रात के वक्त भी, तो मुझे इसकी आदत है, आप परेशान ना हो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा आराम से, क्योंकि मैं ऐसे रास्तों पे अक्सर आता जाता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। मैंने बस उनको कहा कि आप ऐसा करें कि मुझे एक पानी की बोतल या जग में पानी ला दें,
क्योंकि मुझे लगता है कि रेडिएटर में जो है वो पानी कम हो गया होगा, तो मुझे उसमें पानी डाल लेना चाहिए। बहरहाल मैंने जो है वो गाड़ी का बोनट ओपन किया और उसके अंदर ब्रेक ऑयल दोबारा से चेक किया कि कहीं से लीक वगैरह ना हो। लंबे सफ़र शुरू करने से पहले सब चीज़ें जो है वो मैं हमेशा ही चेक करता था। रेडिएटर में थोड़ा सा पानी कम था, तो मैंने रेडिएटर में पानी पूरा किया, बोनट बंद किया और गाड़ी के अंदर बैठ के सफ़र की दुआ पढ़ी, आयतल कुर्सी पढ़ी और गाड़ी चलाना शुरू किया। आपको बताता चलूँ कि वो दिसंबर का महीना था और रात के वक्त सर्दी बहुत शदीद हो जाती थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके गांव से उस कच्चे रास्ते तक पहुंच गया जो कि हाईवे के साथ कनेक्ट होता था, और उस कच्चे रास्ते पर अपना सफ़र शुरू किया। चूँकि वो दिसंबर का महीना था और बहुत सर्दी हो जाया करती थी और अक्सर रात को जो है वो धुंध पड़ने लग जाती थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ कि हल्की हल्की धुंध पड़ना शुरू हो गई थी। वो तकरीबन 11:15 का टाइम था और उस कच्चे रास्ते का अगर मैं आपको मंजर बयान करूँ तो कुछ यूँ था कि सीधा कच्चा रास्ता और रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े ऊंचे घने दरख्त। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि गांव वाले एरियाज़ वगैरह में आबादी बहुत कम होती है, तो इसलिए इस तरह की फसलें, जंगल और खेत वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऊंचे ऊंचे दरख्त थे दोनों साइडों पर और वो दोनों साइडों से सड़क के ऊपर झुके हुए थे, सड़क को कवर कर रहे थे। सड़क पर बिल्कुल खूब काला अंधेरा और सिर्फ हेडलाइट्स में जो नज़र आ रहा था वही नज़र आ रहा था। उसके अलावा काला स्याह अंधेरा, साथ ठंड और साथ हल्की हल्की धुंध शुरू हो रही थी। लेकिन मुझे गाड़ी के अंदर ज़रा भी सर्दी फील नहीं हो रही थी क्योंकि गाड़ी के अंदर हीटर ऑन था। तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर वो जो हल्की हल्की धुंध थी वो गहरी हो गई और हद निगाह काफ़ी कम हो गई। लेकिन मैंने जो है वो अपनी गाड़ी की स्पीड को थोड़ा कम कर लिया, जो कि पहले मैं 50 से 60 की स्पीड मेंटेन कर रहा था, अब वो मेरी स्पीड 25 से 30 पर आ गई थी। इससे ऊपर जो है वो गाड़ी चलाना ख़तरनाक था क्योंकि धुंध की शिद्दत जो है वो बढ़ चुकी थी और हद निगाह काफ़ी कम थी। अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था तो मुझे जाते हुए सड़क के राइट साइड पे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई इंसान काले कपड़े पहने खड़ा हुआ है। मैंने सोचा कि ये क्या इतनी रात, मतलब यहाँ पे कोई शख्स क्या कर रहा है, वो भी गांव वाले एरिया में जहाँ के लोग तकरीबन 8 बजे सो जाते हैं। और मैं जब का गाड़ी चला रहा हूँ मुझे अभी तक एक भी गाड़ी ने पास आउट नहीं किया और ना ही मैंने कोई शख्स देखा है। बिल्कुल सुनसान रास्ता था, लेकिन वो पहला शख्स था जिसे मैंने देखा। लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है बेचारा कोई मजबूर हो यहाँ पर किसी सवारी के इंतज़ार में खड़ा हुआ। लिहाजा मैंने सोचा कि क्यों ना अगर इससे पूछ लेता हूँ, अगर इसको लिफ्ट चाहिए हुई तो मैं इसको लिफ्ट दे दूँगा, रास्ते में जहाँ इसको उतरना होगा उतर जाएगा। मैं उसके पास गाड़ी लेकर गया और मैंने हल्की हल्की कर ब्रेक लगाई। वो बंदा मेरे पास आया क्योंकि वो मेरी गाड़ी की राइट साइड पर मौजूद था और वहाँ पर कोई रोशनी नहीं थी और जो है गाड़ी की हेडलाइट सामने की तरफ थी, इसलिए उसका चेहरा नुमाया नहीं हो रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि कोई काले से लिबास में खड़ा हुआ है। मैंने उसे पूछा, भाई आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, कोई इशू या कोई मसला है तो बताया। लेकिन उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर मैंने कहा कि आपको लिफ्ट चाहिए, तो उसने हाँ में सर हिलाया। तो मैंने कहा कि आपको किस तरफ जाना है, तो जिस तरफ मेरी गाड़ी जा रही थी उसने उसी तरफ हाथ से इशारा किया, लेकिन बोला कुछ भी नहीं, बिल्कुल चुप रहा। तो मैंने उसे कहा कि चलें कोई बात नहीं, आप गाड़ी में बैठ जाए, मैं आपको जहाँ भी उतरना होगा आपको उतार दूँगा। तो उसने गाड़ी का बैक डोर ओपन किया और अंदर बैठ गया। लेकिन मैंने 2 से 3 मिनट गाड़ी चलाने के बाद उससे थोड़ी बात करने की कोशिश की। मैंने कहा कि आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे, वो भी इतनी सुनसान सड़क पर। लेकिन उसने आगे से कोई जवाब न दिया। मैंने कहा भाई साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ, किधर खोए हुए हैं आप। लेकिन आगे से फिर कोई जवाब ना आया। अब मुझे थोड़ा सा जो है वो अजीब फील होना शुरू हुआ कि ये शख्स बोल क्यों नहीं रहा। तो मेरी गाड़ी की कैबिन लाइट भी ऑफ थी। तो मैंने पीछे देखा तो ऐसा महसूस हो रहा था कि वहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था। मैंने अपना लेफ़्ट हाथ जो है उसको पीछे करके सीट की तरफ किया तो वाकई में वहाँ कोई नहीं था। मैं कहूँ ये ऐसे कैसे हो सकता है। अभी तो कोई मेरी गाड़ी में पीछे बैठा था, बैक डोर ओपन हुआ था, मैंने गाड़ी रोकी थी। बेशक आगे से किसी ने जवाब नहीं दिया था, लेकिन साफ महसूस हुआ कि गाड़ी में कोई बैठा है और इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकता, गाड़ी में यकीनन कोई बैठा था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो है वो साथ वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है।
मैंने हल्की सी गर्दन घुमाकर देखा तो वहाँ वाकई में ही कोई बैठा हुआ था। मैंने जल्दी से गाड़ी की कैबिन लाइट ऑन की तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन मुझे पक्का पता था कि वहाँ कोई है। और वो पीछे किसी का बैठना और वहाँ भी किसी का अब ना होना, मैं समझ चुका था कि ये क्या चीज़ है। और ये ख्याल ज़हन में आने के बाद ही मेरे पूरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई और मेरे पूरे जिस्म में से पसीने निकलने लगे। मैंने कहा कि पता नहीं ये क्या चीज़ थी, कोई इंसान तो नहीं था। और ये बात बार बार सोचने पर मैं और खौफज़दा होता जा रहा था। मैंने जल्दी जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और जो जो आयत वगैरह मुझे याद थी उनका विर्द करना शुरू किया। मैंने कहा बस किसी तरीके इस कच्चे रास्ते से निकल जाऊं, क्योंकि वो रास्ता बहुत वहशतनाक था। और ये जो अभी मेरे साथ हुआ था, इसके बाद वो रास्ता और भी ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। बिल्कुल काला अंधेरा, कोई इंसान नहीं, दोनों तरफ दरख्त, घना जंगल और साथ धुंध। मैं बस सोच रहा था कि पता नहीं आज मैं यहाँ से निकल भी पाऊँगा कि नहीं, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और हल्की हल्की गाड़ी चलाता रहा। अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि मेरी गाड़ी की जो हेडलाइट्स थी उनके सामने फिर से ऐसा लगा कि कोई खड़ा हुआ है और वो देखते ही देखते लंबा होता जा रहा था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और गाड़ी के एक्सीलेटर पर पाँव दिए और ब्रेक नहीं लगाए। और जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा तो ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ कोई खड़ा ही नहीं था, बल्कि वो सिर्फ़ एक साया था और मेरी गाड़ी उसमें से आर पार हो गई थी। अब मैंने कहा कि जब तक कि मैं मेन हाईवे तक नहीं पहुँचता, अब गाड़ी की स्पीड आहिस्ता नहीं करूँगा, चाहे खड्डा है या जो भी हो। और मैं गाड़ी को उसी स्पीड में भगाता रहा, ना ही खड्डे देखे ना ही कोई जंप वगैरह, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी के अगले टायर की शाख का भी थोड़ा मसला हो गया और गाड़ी लड़खड़ा कर चलने लगी। लेकिन मैंने गाड़ी की स्पीड आहिस्ता ना की और वो चीज़ बार बार अब मेरे सामने आने लग गई थी। ऊंची ऊंची आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा दिल जो है वो सीने में से बाहर निकल आएगा, इतने ज़ोर से धड़कने लगा था। मेरे पूरे कपड़े पसीने से गीले, लेकिन मैं जो है वो गाड़ी चलाए जा रहा था। अल्लाह की मेहरबानी से जो है वो मुझे हाईवे सामने नज़र आने लग गया था। मैंने हाईवे पर पहुंचते ही लाहौर के रास्ते पर गाड़ी उतारी और भगाना शुरू की। रास्ते में ही जो है वो लेफ़्ट साइड पर एक रेस्ट एरिया, जो कि ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स वगैरह के लिए होता है, जिसमें जो है बस वगैरह को रोक कर जो पैसेंजर्स वगैरह रिफ़्रेशमेंट वगैरह करते हैं और ट्रक ड्राइवर वगैरह खाना पीना करते हैं। मैंने वहाँ अपनी गाड़ी को रोका। वहाँ पे काफ़ी सारी जो है बंदे भी थे, कोई ट्रक ड्राइवर्स, कोई पैसेंजर्स वगैरह वहाँ पर जो है मौजूद थे। इतने सारे बंदों को देखकर मेरे हवास दोबारा बहाल हुए। जब मैं गाड़ी से बाहर निकला तो मेरे कपड़े पसीने से बिल्कुल तर हो चुके थे और मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। तो मैं जो है वो शॉप के अंदर गया एक पानी वाली बोतल लेने। तो उसने कहा कि भाई आपको क्या है, तबीयत ठीक है आपकी, आप कांप रहे हैं। तो मैंने उसको जवाब दिया कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरे साथ कुछ अभी ऐसा हुआ है जो मैं अभी बताने के हाल में नहीं हूँ। तो उस शख्स ने मुझसे आगे से पूछा कि आप किस साइड से आ रहे हैं। तो जो मैंने कहा हाईवे के बिल्कुल साथ से जो एक कच्चा रास्ता निकलता है गांव की तरफ। तो उसने मुझे आगे से कहा कि क्या आपको नहीं पता कि लोग यहाँ पे रात के टाइम सफ़र नहीं करते, ये रास्ता आसेब ज़दा है। तो उस शख्स ने बताया कि यहाँ पर कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि उनको कोई चीज़ नज़र आती है या कोई उनसे लिफ्ट मांगता है, फिर वो गाड़ी के अंदर होता ही नहीं है या वो फिर गायब हो जाता है। तो उसने कहा कि हाँ, बस इन हादसात के बाद जो है लोगों ने यहाँ से रात के वक्त आना जाना ख़त्म कर दिया। जिसको भी यहाँ से आना जाना होता है वो दिन में ही करता है। रात को जो है वो लोग यहाँ से जाने से काफ़ी कतराते हैं और कम ही इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद मेरे जो है पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं सोच रहा था कि मैं भी एक ऐसे रास्ते से आ रहा हूँ जो आसेब ज़दा है और जिस पर साया है। बहरहाल मैंने वहाँ से पानी की बोतल ली और गाड़ी चलाना शुरू की और किसी तरीके अपने घर पहुंचा और सुकून का सांस लिया। वो दिन गया और आज का दिन है। मैं रात की बुकिंग्स बहुत कम लेता हूं और जो कि ऐसे रास्तों की तरफ रात की बुकिंग्स होती हैं उनको तो मैं सरासर इनकार कर देता हूं, क्योंकि वो इंसिडेंट जो मेरे साथ हो चुका था उसके बाद मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ कुछ दोबारा ऐसा हो। इसलिए मैं रात की बुकिंग्स अब बहुत कम लेता हूँ और अभी भी मैं टैक्सी ही चलाता हूँ। मेरा नाम ज़ुबैर है और मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं टैक्सी चलाता हूँ और इसी से ही अपनी रोज़ी रोटी कमाता हूँ। पेशे से मैं कोई टैक्सी ड्राइवर तो नहीं,
बस हालात के चलते मुझे टैक्सी चलाना पड़ गई है। पहले तो मैं ज़मीनों पे काम किया करता था, अपनी ही ज़मीनों पर, और वहीं से मुनाफा हम लोग कमाया करते थे। लेकिन फिर ज़मीनों के मसले की वजह से हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया गया, जिसकी वजह से मुझे अपने घरेलू गाड़ी को एज अ टैक्सी के तौर पर चलाना पड़ गया। तो ऐसी ही एक रात की बात है कि मैं एक रात सवारी के इंतज़ार में गाड़ी में बैठा हुआ था कि एक औरत आकर गाड़ी में बैठ गई, बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ कहे, बस दरवाज़ा ओपन करके बैक डोर गाड़ी में बैठ गई और बस एक ही जुमला उसने कहा, शंदूर पास। शंदूर पास गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पर ही एक एरिया पड़ता है। जिस उसने अपने मुंह से बस यही लफ्ज़ निकाला था, शंदूर पास। मैं चाहता था कि उसको वहाँ तक लेकर जाऊँ, लेकिन मैंने पहले कभी इतनी रात को जो है शंदूर पास तक सफ़र नहीं किया था। और बताता चलो कि शंदूर पास का जो रास्ता था वहाँ से वो काफ़ी स्टीप टर्न आते थे वहाँ पर, मतलब काफ़ी उलझा हुआ रास्ता था, जिसके लिए इंसान को बिल्कुल चाको चौबंद होकर गाड़ी चलाना पड़ती थी, क्योंकि वो एक हिली एरिया था और वो थी भी रात, और वहाँ पर सिटीज़ की तरह जो है वो रोड लाइट्स वगैरह नहीं हुआ करती। तो जो गाड़ी की लाइट्स होती हैं उन्हीं में जो नज़र आता है बस वही नज़र आता है। लिहाजा हालात की वजह से मैंने उसको हाँ कर दी। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आपको शंदूर पास तक ले जाता हूँ। मैंने उसको उसका किराया बताया, लेकिन उसने दोबारा आगे से यही कहा चलो। मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने जो रेंट उसको बताया है वहाँ जाने का, वो अचानक से ही उस पर रज़ामंद हो गई। मतलब उसने कोई जो है बहस वगैरह नहीं की, ना ही किराया वगैरह कम करवाया है। जो मैंने किराया बताया है उसी पर रज़ामंद हो गई, और वो भी बस इस जवाब के साथ, हाँ चलो। लिहाजा मुझे सबसे क्या गर्ज, मुझे तो पैसों से गर्ज थी, क्योंकि उस दिन मैंने सुबह का कुछ नहीं कमाया था और वही किराया लेकर मैंने घर जाना था और खाने पीने के लिए कुछ लेकर जाना था, क्योंकि हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और घर का ख़र्चा आए दिन जो होता है वो उसी दिन के ड्राइविंग के ख़र्चे से निकलता था। लिहाजा मैं थोड़ा खुश हुआ कि आज का ख़र्चा तो निकल गया, और मैंने अपनी ड्राइविंग शुरू की शंदूर पास की तरफ। जैसे ही ड्राइविंग शुरू की मैंने, तो गाड़ी में ठंड बढ़ने लगी, तो मैंने हीटर ऑन कर लिया और थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से ठंड महसूस होने लगी। हालांकि बाहर मौसम इतना कोई ज़्यादा ठंडा नहीं था और गाड़ी का हीटर भी ऑन था, और उसके बावजूद जो है वो ठंड बढ़ रही थी गाड़ी के अंदर। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो औरत बग़ैर किसी हरकत के स्टिल अपनी जगह पर जम कर बैठी हुई थी। उस औरत ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और चादर मुंह के आगे लटकाई हुई थी। उस एरिया में जो है वो ऐसे पर्दा करना आम बात है। मैंने मीटर में देखा तो मीटर में 20 किलोमीटर का सफ़र जो है वो कवर हो चुका था, लेकिन अभी मैंने मुश्किल से जो है वो 1 किलोमीटर भी गाड़ी ना चलाई थी। तो मैंने समझा कि हो सकता है ये कोई मीटर का इशू हो, मीटर ख़राब हो गया जिसकी वजह से वो गलत रीडिंग शो कर रहा हूँ। मैंने उस पर कोई ध्यान ना दिया, लेकिन ठंड अब मज़ीद बढ़ने लगी थी। रास्ते में धुंध भी होने लगी थी और अब जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस था वो और ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल टर्न्स के साथ रास्ता था। लेकिन मेरी जब दोबारा औरत पर नज़र पड़ी तो वो ज़रा भी नहीं हिल रही थी और ना ही उसकी चादर हिल रही थी। हालांकि गाड़ी काफ़ी स्पीड में थी और बम्प्स वगैरह भी गाड़ी में आ रहे थे, मतलब जंप वगैरह भी गाड़ी को लग ही रहे थे, लेकिन उसकी चादर बिल्कुल ऐसे जमी हुई थी कि जैसे वो लोहे की बनी हुई हो, और वो औरत भी अपनी जगह पर स्टिल बैठी हुई थी। मैं उससे बात करके अपनी एंग्जाइटी कम करना चाहता था, लेकिन वो औरत मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। हम लोग मंजिल के करीब पहुंच गए थे और तकरीबन 1 किलोमीटर का सफ़र रह गया था कि उस औरत ने अजीब सी आवाज़ में कहा, यहाँ रुक जाओ। तो मैंने फ़ौरन से वहाँ ब्रेक लगा दी, और अब जब मेरी नज़र मीटर की तरफ गई और मीटर पर अभी भी सिर्फ 1 ही किलोमीटर शो हो रहा था, मैं बहुत हैरान हुआ। मुमकिन ही नहीं कि सिर्फ 1 किलोमीटर का फासला तय किया हो। मैंने कहा कि पहले तो मैंने समझा था कि हो सकता है कि मैंने ही जो है वो रीडिंग सही से नहीं ली थी, लेकिन अब तो वाकई में मुझे लग रहा है कि मीटर ख़राब हो चुका है। मैंने उस बात पर ज़्यादा खासा तवज्जो ना दिया और कहा कि इसका कल काम करवाना पड़ेगा मीटर का, ये भी एक ख़र्चा निकल आया। तो मैंने दोबारा से रियर व्यू मिरर में देखा
तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं बैठा हुआ था और मैं बिल्कुल श्योर था कि मेरे साथ कोई आकर बैठा था औरत, और उसको मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ। अब मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग रहा था और साथ हल्की हल्की ठंड भी महसूस हो रही थी और मैं डर की वजह से कांपना शुरू हो गया था। एकदम मुझे महसूस होता है कि मेरी हथेली में कुछ है। जब मैंने अपना हाथ खोलकर देखा तो अंदर 1 रुपये का सिक्का था। हालांकि मेरे हाथ में तो कोई सिक्का नहीं था, तो वो सिक्का कहाँ से आया, और वो भी स्टीयरिंग को पकड़े हुए। अब मेरा डर जो है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा था कि इतने में किसी औरत के चीखने की आवाज़ आने लगी आसपास के इलाके से। आसपास जो कि एक खुला सा जंगल था रोड के साथ, क्योंकि वो एक पहाड़ी इलाका था। सड़क पर फुल धुंध थी और उसके बाद जो है सड़क पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। गाड़ी की हेडलाइट्स में भी कुछ देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था धुंध की वजह से, और साथ औरत की चीखने की आवाज़ें मेरे जहन पर सवार हो रही थी। और वो औरत ऐसे रो रही थी कि जैसे वो किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था और शदीद किस्म का कांपने लग गया था। मैंने फ़ौरन से गाड़ी स्टार्ट की और बग़ैर इस रास्ते की ख़तरनाकी को देखते हुए गाड़ी भगाना शुरू की। किसी तरीके मैं घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर सीधा अपने बिस्तर पर गिर गया। बीवी बच्चों ने कहा कि ये क्या, आज कुछ कमा कर नहीं लाए, हमने क्या खाना है। मैंने लिहाजा उनकी किसी बात का जवाब ना दिया और कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी और एक कोने में चारपाई पर लेट गया और उसी बारे में सोचने लगा जो भी मेरे साथ रोड पर हुआ था। और मैं समझ गया था कि वो कोई जिन्नात या कोई अल्लाह की ऐसी मखलूक थी, हवाई मखलूक, और मैं अभी उसके साथ इतना लंबा और तवील सफ़र कर चुका था। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कि इसी बात की परेशानी में मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। और अभी मेरी आंख लगी ही थी कि मुझे वही ख्वाब आने लगा जो कि मेरे साथ अभी हो चुका था। ख्वाब में मैं देखता हूँ कि जो औरत मेरे पीछे बैठी हुई थी वो पीछे से उतरकर मेरा ड्राइविंग डोर खोलकर मुझे बाहर घसीट रही थी और उसके हाथ में एक लंबा सा चाकू था और उसकी शक्ल इतनी वहशतनाक थी कि कोई भी इसको देख के ही मर जाए। मैं अपने ख्वाब में ही ये ख्वाहिश कर रहा था कि अल्लाह करे ये मेरा ख्वाब हो और अभी मेरी जल्दी से नींद खुल जाए, लेकिन वो ख्वाब टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो ख्वाब ऐसी कैफियत पेश कर रहा था कि जैसे वो सब कुछ मेरे साथ सच में हो रहा। मैं कह ही नहीं सकता कि वो ख्वाब था। उस लड़की ने उस खंजर को मेरे पेट पर रखा और मेरे पेट के अंदर जो है सुराख कर दिया और उसका दर्द इतना शदीद और असल था कि जैसे वो सब कुछ मेरे साथ वाकई में हो रहा हो। और ये ख्वाब वहाँ एंड हुआ कि वो औरत ये सब कुछ करके एक जंगल के अंदर रोती हुई चली गई, चीखती हुई, और ये कहने लगी कि ये दर्द कभी मैंने भी बर्दाश्त किया था और अब मैं हर उस बंदे को ये दर्द दूंगी जो यहाँ से गुज़रता है या यहाँ पे जो है वो खड़ा होता है। लिहाजा मैं भी उस रोड पर खड़ा हुआ था, तो हो सकता है मेरे साथ भी ये सब कुछ इसीलिए हुआ हो। ख्वाब ख़त्म होने के बाद जो है वो मेरी आंख खुली और मैं पसीने में बिल्कुल शराबूर था, पसीने से भीगा हुआ था और अभी भी मुझे जो है वो अपनी उस जगह पर दर्द महसूस हो रहा था जो कि मैंने ख्वाब में देखा था, जहाँ उस औरत ने मुझे जो है वो खंजर मारा था। वो दिन गया और आज का दिन है कि मैंने रात को कभी टैक्सी नहीं चलाई और अगर चलाऊं भी सही तो कभी भी शंदूर वाले रास्ते पर नहीं गया। अगले दिन उठकर जो है वो मैंने अपनी बीवी को सारा माजरा बयान किया। हालांकि वो मेरे से नाराज़ थी, जो भी मैंने पिछले रात किया था उनके बगैर किसी बात का जवाब दिए कमरे में चला गया था और उस रात उनको भूखा सोना पड़ा था। लेकिन मेरी ये बात सुनने के बाद मेरी बीवी ने मुझे हौसला दिया और हम लोग मौलवी साहब के पास गए, दम वगैरह करवाया। तो मौलवी साहब ने बताया कि यहाँ पर एक औरत रहती थी जिसको उसके शोहर ने खंजर से मार दिया था। उनकी कोई आपस में लड़ाई हुई थी तो उसके शोहर ने जिसके चलते उसको खंजर से वार करके मार दिया था। और जब उस औरत की लाश मिली थी तो उसके जिस्म पर खंजर के 100 से ज़्यादा निशान थे। उसके बाद से कहा जाता है कि शंदूर पास को जो रास्ता लगता है गिलगित से, वहाँ पे अक्सर उस औरत को देखा गया है लोगों को डराते हुए। और शंदूर पास वाले रास्ते पर भी अक्सर जो है लोग डर जाते हैं और रात को वहाँ से जाने से अक्सर इज्तनाब करते हैं।
लिहाजा मैं मौलवी साहब से दम करवा कर घर आ गया और अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन के बाद से आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ ना हुआ। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, मेरा नाम मुबशिर है और जो स्टोरी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये सब कुछ मेरे साथ रियल में हो चुका है और मेरा आंखों देखा हाल है। मेरे साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ था, लेकिन मेरे साथ जो मेरा कज़न था और मेरा छोटा भाई था ये उनके साथ हुआ था। लेकिन ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही हुआ था। तो हुआ कुछ यूँ था कि मैं, मेरा छोटा भाई और मेरा कज़न हम लोग अपने गांव की तरफ जा रहे थे अपनी कार पर। वो सफ़र तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर का था। हमें सुबह सिंध से पंजाब की तरफ एक गांव की तरफ जाना था जो कि हमारा आबाई गांव था और हमारा अचानक ही प्लान बना था वहाँ जाने का। हमें गवर्नमेंट की तरफ से 6 से 7 छुट्टियाँ हुई थी, जिसकी वजह से तमाम वहाँ के ऑफिसेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह क्लोज़ हो चुकी थी। चूँकि मैं यूनिवर्सिटी जाता था तो मुझे भी ऑफ हो चुका था और मेरे छोटे भाई को भी, वो स्कूल पढ़ता था और हम तीनों ही हॉस्टल में रहा करते थे। और मेरा कज़न वो ऑफिस जाया करता था और वहाँ पर जॉब किया करता था, इसलिए हम तीनों एक ही हॉस्टल में रहा करते थे और जो है रेंट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करते थे। तो यूँ अचानक छुट्टियाँ होते ही मेरे कज़न और मैंने प्लान बनाया कि क्यों ना अपने घर जाया जाए और इन 6 से 7 छुट्टियों को वहाँ पर गुजारा जाए। तो ये प्लान बनते ही मेरा छोटा भाई भी फ़ौरन से एक्साइटेड हो गया और कहने लगा कि हाँ हमें घर जाना चाहिए, 6 से 7 दिन पुरसकून होकर घर में गुजार कर आते हैं। लिहाजा हम 3 लड़के थे और हमारी तैयारी में कोई इतनी खासी देर ना लगी। हमने 1 से 2 घंटे के अंदर अपना सारा सामान पैक किया ज़रूरत का। गाड़ी को धुलवा कर लाया मेरा कज़न। वो कज़न की गाड़ी थी जो कि उसके फादर ने दी हुई थी। ऑफिस वगैरह जाने के लिए उसके काम आया करती थी और वो कोई न्यू गाड़ी नहीं थी, काफ़ी पुराने मॉडल की गाड़ी थी, लेकिन उससे अच्छा खासा हमारा गुजारा चल जाता था इधर उधर आने जाने का। लिहाजा मेरा कज़न गाड़ी धुलवा कर आया और हमने जल्दी से अपना सारा सामान गाड़ी के अंदर रखा। खाने पीने का कुछ सामान लिया क्योंकि वो रात का सफ़र होने वाला था। उस टाइम तकरीबन 4 बज चुके थे और हमें हमारे घर तक पहुंचने में तकरीबन रात हो जानी थी और वो तकरीबन सारा ही रात का सफ़र होना था और हम काफ़ी खुश थे और इस सफ़र को एंजॉय करने के लिए रेडी थे। हमने खाने पीने का सामान भी साथ रख लिया था और एक गर्म कंबल भी गाड़ी में रख लिया था क्योंकि वो सर्दियों के दिन थे। हालांकि गाड़ी में हीटर भी ऑन कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद सर्दी इतनी थी कि कंबल गाड़ी में होने की वजह से थोड़ा सा सुकून मिल रहा था। और मेरा छोटा भाई पीछे अकेला बैठा हुआ था और मैं आगे फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था। और हम कराची से निकल चुके थे और मेन हाईवे पर आ चुके थे। हम सफ़र को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। मेरा छोटा भाई पीछे मोबाइल पर गेम्स खेल रहा था कंबल के अंदर बैठकर और खाने पीने का सामान भी साथ पड़ा हुआ था और वो इस सफ़र को काफ़ी एंजॉय कर रहा था। मैं भी काफ़ी एंजॉय कर रहा था। मैं भी मोबाइल पर मूवीज़ देख रहा था, लेकिन मेरा कज़न जो कि ड्राइविंग कर रहा था उसको कुछ खासा मज़ा नहीं आ रहा था। इसलिए उसने कहा कि आधे रास्ते पर मैं गाड़ी चलाऊंगा और आधे रास्ते पर तुम गाड़ी चला लेना, कि जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा रिलैक्स कर सकूं और जो है इस जर्नी को थोड़ा एंजॉय कर सकूं। तो मैंने भी हामी भर ली, मुझे भी गाड़ी चलाना आती थी। तो हम अब हाईवे से उतरकर पंजाब के अंदर एंटर हो चुके थे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा आबाई घर एक गाँव में है और वहाँ का रास्ता काफ़ी सुनसान और खौफनाक टाइप है और रात के इस पहर तो वहाँ पर आमदोरफ्त ज़रा भी नहीं होती। और हम 3 लड़के थे और इसी एंजॉयमेंट में हम रात को निकल आए थे। हमें कोई टेंशन नहीं थी कि हम उस सुनसान रास्ते पर कितने बजे पहुँचेंगे या आगे कोई होगा या नहीं होगा या वो रास्ता कितना वीरान होगा। अब गाड़ी चलाने की मेरी बारी थी और मेरा कज़न जो है वो पीछे जाकर बैठ गया, फ्रंट पर भी नहीं बल्कि पीछे जाकर कंबल में मेरे छोटे भाई के साथ बैठ गया और खाने पीने लगे वो लोग और साथ मूवी एंजॉय करने लगे। और अब मैं गाड़ी चला रहा था, लेकिन मैं गाड़ी चलाने को भी एंजॉय कर रहा था। वो सफ़र मुझे काफ़ी मज़ा दे रहा था और मैं उससे काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। उस सड़क पर एक भी ट्रैफिक लाइट मौजूद ना थी क्योंकि एक वो विलेज रोड था और तकरीबन 100 से 150 किलोमीटर का रास्ता था और अभी तक हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट के ड्राइव में किसी गाड़ी ने या किसी बाइक साइकिल वगैरह वाले ने पास आउट नहीं किया था। हम उस पूरी सड़क पर बिल्कुल अकेले थे और सर्दी भी काफ़ी शदीद थी, लेकिन गाड़ी के अंदर इतना कुछ फील नहीं हो रहा था। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे और सड़क कच्ची थी। कच्ची सड़क तो थी लेकिन बिल्कुल साफ़ थी और ड्राइविंग की स्पीड कम से कम 60 किलोमीटर पर आवर की आराम से मेंटेन हो रही थी। अभी हम उसी रोड पर जब अपनी जर्नी को कैरी ऑन कर रहे थे
कि अचानक से किसी चीज़ के ब्लास्ट होने की आवाज़ आई और गाड़ी जो है वो इधर उधर लचक खाने लगी। मैंने बहुत मुश्किल से गाड़ी पे कंट्रोल किया और मेरा भाई भी बैक सीट से नीचे गिर गया और मेरे कज़न ने उसको पकड़ा। मैंने गाड़ी की एक साइड पर सड़क पर जाकर ब्रेक लगा दी। मेरा दिल बिल्कुल काम करना ही छोड़ गया था। हमारी जान बहुत मुश्किल से बची थी क्योंकि गाड़ी 50-60 की स्पीड में थी और गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल से गाड़ी पे कंट्रोल किया। मेरा कज़न और मैं एक दूसरे के मुंह की तरफ ही देख रहे थे और बिल्कुल हैरान हो चुके थे कि हमारे साथ अभी क्या हुआ है। लिहाजा मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था ड्राइविंग सीट पर और मेरे कज़न ने बोला कि तुम यहीं बैठो, मैं नीचे उतर के देखता हूँ कि क्या मसला हुआ है। लिहाजा मेरा कज़न नीचे उतरा तो उसने देखा कि गाड़ी का बैक साइड का राइट व्हील जो है वो पंक्चर हो चुका था और पंक्चर काफ़ी बड़ा था, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ टायर का। उसने बाकी भी गाड़ी की सारी इंस्पेक्शन की कि कहीं कुछ और फॉल्ट तो नहीं हो गया गाड़ी में, लेकिन गाड़ी का सिर्फ बैक बम्पर टूटा था और थोड़े बहुत डेंट पड़े थे। उसके अलावा गाड़ी बिल्कुल चलने के काबिल थी और उसमें कोई भी ऐसा नुकसान नहीं हुआ था। लिहाजा मैं जो है वो ड्राइविंग सीट पर ही बैठा रहा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि आज उसने हमारी जान बचा ली। मेरे कज़न ने मुझे कहा कि हाँ तुम दोनों अंदर ही बैठो, मैं पीछे से स्टेपनी से जो है वो गाड़ी का टायर चेंज करता हूँ, क्योंकि पीछे स्पेयर टायर पड़ा हुआ था और उसको चेंज करना भी आता था। लिहाजा मेरा छोटा भाई भी जो है वो गाड़ी से बाहर निकल गया और कहने लगा कि मुझे तो अंदर काफ़ी बोरियत महसूस हो रही है, मैं भी बाहर जाकर देखूँगा कि वो कैसे गाड़ी के टायर को चेंज करता है। लिहाजा मैं अपनी ड्राइविंग सीट पर ही बैठा रहा क्योंकि बाहर काफ़ी सर्दी थी और मेरा बाहर जाने का ज़रा मूड नहीं था। मैं अंदर ही बैठकर चिप्स वगैरह खाने लगा और साथ बोतल पीने लगा। लिहाजा मैं फ्रंट सीट पर ही बैठा रहा क्योंकि मेरा बाहर जाने का ज़रा मूड नहीं था, क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड थी। मैं अंदर ही बैठकर खाने पीने लगा और वेट करने लगा कि कब मेरा कज़न टायर चेंज करके अंदर आता है और मेरा भाई भी उसके साथ बाहर ही खड़ा हुआ था। उन दोनों को बाहर गए हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे। अब मैंने जो है वो साइड मिरर को नीचे करके उनको आवाज़ दी कि यार कितना काम रह गया है, 10 मिनट हो चुके हैं। तो आगे से कोई जवाब ना आया। तो मैंने उनको फिर से आवाज़ दी कि मैं कह रहा हूँ कि कितना काम हो गया है, क्या टायर चेंज हो गया है? तो आगे से दोबारा कोई जवाब ना आया, बस एक छोटी सी आवाज़ आई, मैंने कहा यार इसका क्या मतलब है, क्या तुम मुझे तंग कर रहे हो? तो फिर मैंने अपने छोटे भाई का नाम लेकर उससे पूछा कि तुम बताओ यार, ये तो ड्रामे कर रहा है, टायर चेंज हुआ या नहीं? तो अब मेरे छोटे भाई की आवाज़ में कोई बोला कि हाँ बस थोड़ा सा रह गया है। और वो जिस अंदाज से बोला था वो आवाज़ तो मेरे भाई की ही थी, लेकिन वो मेरा भाई नहीं था। लिहाजा मैंने अपने मोबाइल को साइड पे रखा और गाड़ी से नीचे उतरा तो ऐसा महसूस हुआ कि पीछे गाड़ी के टायर के पास कोई बैठा हुआ है और गाड़ी का टायर चेंज कर रहा है, क्योंकि औजार को चलाने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन मेरा भाई तो वहाँ नहीं था और जो भी बंदा था वो गाड़ी के टायर के पास बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि मेरा छोटा भाई भी साथ ही बैठकर देख रहा हो। लिहाजा जब मैं गाड़ी के पीछे गया तो देखता क्या हूँ कि वहाँ पे औजार भी पड़ा हुआ था और स्पेयर टायर भी पड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ पर मेरे छोटे भाई और कज़न का कोई नामो निशान नहीं था। मुझे ये देखकर काफ़ी गुस्सा आया। मैंने कहा कि एक तो पहले हम किस टेंशन में खड़े हुए हैं और ऊपर से इन दोनों को मजाक करने की सूझ रही है। तो मैं ज़ोर से इन दोनों पर चिल्लाने लगा कि अगर ये कोई मजाक है तो तुम जल्दी से बाहर निकल आओ, क्योंकि दोनों तरफ सड़क के दरख्त ही दरख्त थे और घना जंगल था। तो मैंने सोचा कि उसके अंदर छुपे हुए होंगे। तो मैं उनको गुस्से से कहने लगा कि अगर तुम बाहर ना निकले तो मैं ये गाड़ी और तुम दोनों को यहीं छोड़कर पैदल यहाँ से सफ़र करना शुरू कर दूँगा और फिर तुम जितना मर्जी इंसिस्ट करोगे मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। इसके बावजूद आगे से कोई आवाज़ ना आई। अब मुझे जो है थोड़ा खौफ और डर महसूस होने लगा, क्योंकि मैं उस सड़क पर बिल्कुल अकेला था और उन दोनों का कोई नामो निशान नहीं था। इतनी देर में जंगल के अंदर से ऐसी आवाज़ आई कि जैसे कोई दरख्तों को हिलाता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। तो मैं समझ गया कि ये उन दोनों का ही काम है। तो मैं उसी आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा और जैसे जैसे मैं उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा, जो कि वो आवाज़ पहले मेरे करीब आती जा रही थी, अब मेरे से वो दूर जाती जा रही थी। वो जंगल काफ़ी घना था और काफ़ी ऊंचे ऊंचे दरख्त थे और मेरे पास सिर्फ अपने मोबाइल की टॉर्च थी, जो कि काफ़ी मध्यम और धीमी थी और उसकी लाइट में कोई इतना खासा पता नहीं चल रहा था कि मैं किस सिमत जा रहा हूँ। अब मुझे जंगल के अंदर से काफ़ी भयानक किस्म की आवाज़ें आने लगी थीं। वो किसी जानवर की आवाज़ तो हरगिज़ नहीं थी,
वो कोई बहुत ही अजीब तरीके की आवाज़ थी कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता। मैं आराम आराम से उसी आवाज़ के पीछे बढ़ने लगा और अब मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगने लगी थी। पहले भी ठंड काफ़ी थी बाहर, लेकिन अब तो और ज़्यादा लगने लगी थी। और मैं साथ साथ उन दोनों के नाम भी बुला रहा था कि यार तुम दोनों किधर हो, कहाँ चले गए हो? अगर ये किसी किस्म का मजाक है तो प्लीज़ इसको अभी रोक दो, वरना मैं तुम दोनों का वो हाल करूँगा कि तुमने सोचा भी ना होगा। इतने में मुझे मेरे छोटे भाई की चीखने की आवाज़ आने लगी। तो मैंने कहा यार बहुत ही बेहुदा किस्म का मजाक है। और मैं अपने कज़न को कहने लगा कि अगर तुम ये से सब कुछ करवा रहे हो तो इसको तो मैं सही करूँगा ही करूँगा, लेकिन ये बात सोच लो कि आइंदा के बाद मैं तुम्हें कभी मुंह भी नहीं लगाऊंगा। उसके बावजूद जो है वो मेरे छोटा भाई जो है वो इसी तरह मुसलसल चिल्लाता रहा और वो आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही थी, लिहाजा मैं उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। और अब मैं भी थोड़ा सा परेशान हो चुका था। मुझे नहीं लग रहा था कि ये कोई मजाक कर रहे हैं, क्योंकि अगर मजाक कर रहे होते तो अभी तक तो ये बाज आ ही चुके होते। और मेरे कज़न का भी कहीं पे कोई नामो निशान नहीं था, बस मेरे छोटे भाई की आवाज़ें आ रही थी मुझे। तो मैं उसी आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। तो जैसे मैं जंगल में आगे बढ़ने लगा तो मैंने देखा कि कोई बंदा नीचे गिरा पड़ा है ज़मीन पर और कोई लंबी सी चीज़ उसके ऊपर खड़ी है। और मेरी टॉर्च वहाँ पे मारते ही वो चीज़ फ़ौरन से वहाँ पर गायब हो गई। लेकिन वो जो नीचे गिरा हुआ था वो अभी तक वहीं पर पड़ा हुआ था। तो मैं जल्दी से भागकर उसकी तरफ बढ़ने लगा तो देखता क्या हूँ कि वो मेरा छोटा भाई था। उसको मैंने उठाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो बेहोश हुआ था। लिहाजा मैंने उसको अपने कंधों पर उठाया और उस जंगल से भागता हुआ बाहर निकलने लगा गाड़ी की तरफ। मेरी आंखों में से आंसू भी निकल रहे थे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और मेरा कज़न कहाँ है, उसका भी कोई नामो निशान ना था। अभी मैं जंगल से बाहर की तरफ भाग ही रहा था कि मेरा पाँव अड़ा और मैं नीचे गिर गया और मेरा भाई भी धड़ाम से नीचे जा गिरा और उसके सर पर भी काफ़ी चोट लगी और मेरे बाजू पर। लिहाजा मैंने इसको दोबारा से अपने कंधे पर उठाया और लड़खड़ाती हुई टांग के साथ बाहर जाने लगा गाड़ी की तरफ। गिरने की वजह से मेरे मोबाइल की स्क्रीन भी टूट चुकी थी, लेकिन उसकी टॉर्च अभी तक जल रही थी। तो उसी टॉर्च के सहारे मैं आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहा था और मुझे पीछे से किसी के घुराने की भी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही थीं। तो मैं बस अल्लाह से एक ही दुआ करता जा रहा था कि या मेरे अल्लाह मुझे बस आज बचा ले और मेरे भाई को और किसी तरीके मेरा कज़न भी मिल जाए। आइंदा के बाद हम कभी इस रास्ते से रात को ना गुजरेंगे। और ये क्या चीज़ हमारे पीछे है, या अल्लाह तू ही सिर्फ हमें बचा सकता है। और मैं ज़ोर ज़ोर की आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। मैं नहीं जानता था कि जिस चीज़ से हमारा वास्ता पड़ा है वो क्या चीज़ है और दरअसल वो क्या मखलूक है। मैं बस ये जानता था कि वो जो भी चीज़ है वो हम तीनों को मारना चाहती है, जिसमें से मेरे कज़न का तो कोई नामो निशान नहीं और बच्चे सिर्फ हम दोनों। लेकिन जब मैं गाड़ी के पास गया तो देखता क्या हूँ कि मेरा कज़न बिल्कुल ज़ख्मी हालत में गाड़ी के पास गिरा हुआ था और ज़ोर ज़ोर का करा रहा था। उसके मुंह पर काफ़ी निशान थे और उसके बालों को भी नोचा गया था और उसके पूरे जिस्म पर ज़ख्म ही ज़ख्म थे। लिहाजा मैंने जल्दी से उसको गाड़ी के अंदर उठा कर रखा और गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और अपने भाई को भी अपने साथ फ्रंट सीट पर बिठाया और बिस्मिल्लाह पढ़ा और उसी फटे हुए टायर के साथ गाड़ी को चलाना शुरू किया। गाड़ी चलने के काबिल तो ना थी, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल हल्की हल्की स्पीड में चलाना शुरू किया, क्योंकि ना चलने से तो बेहतर था कि हम उसी हालत में उस गाड़ी को चलाएं। मेरा कज़न जो है वो उसी हालत में कराहे जा रहा था और कह रहा था कि वो चीज़ मुझे मार देगी, वो चीज़ मुझे मार देगी। और मेरे छोटे भाई को अभी तक होश ना आया था। बस मैं ही था जो उस पूरी गाड़ी में अकेला होश में था और गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता चलाई जा रहा था। 10-15 से ऊपर की स्पीड मेंटेन नहीं हो रही थी गाड़ी में और गाड़ी कभी इस तरफ चली जाती थी और कभी उस तरफ, क्योंकि उसका टायर बिल्कुल ख़राब हो चुका था। कितनी देर में मुझे नज़र आया कि हमारी राइट साइड में जंगल में कोई लंबी सी चीज़ खड़ी हुई है और अपने हाथों से दरख्त को इधर उधर करके आगे की तरफ बढ़ रही है। ये नज़ारा देखते ही मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और दिल ही दिल में अल्लाह को याद करने लगा और ज़ोर ज़ोर की आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगा और गाड़ी के एक्सेलरेटर पर ज़ोर का पाँव दिया और स्टीयरिंग को बिल्कुल कस के पकड़ लिया ताकि गाड़ी इधर उधर ना हो। अब गाड़ी का टायर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और पीछे से रिम के नीचे लगने की आवाज़ आने लगी, जैसे सड़क पर कोई लोहे की चीज़ रगड़ी जाती है। लेकिन मैंने गाड़ी को चलाना बंद ना किया और गाड़ी चलाता रहा। अब वो चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी थी, लेकिन कब सामने आ जाए किसको पता। लेकिन मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द करना ना छोड़ा और अल्लाह का नाम लेता रहा
कितनी देर में मुझे नज़र आया कि सड़क के सामने से एक गाड़ी आ रही थी। तो मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी रोकी और उस गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो गया। और वो गाड़ी इतनी स्पीड में भी ना थी और काफ़ी दूर से आ रही थी, और मैं ज़ोर ज़ोर का चिल्ला कर हाथ हिलाने लगा कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। तो गाड़ी वाला जो भी था उसने गाड़ी रोक दी और मैं जल्दी से भागकर गाड़ी की तरफ गया। तो गाड़ी के अंदर 2 मर्द मौजूद थे जो कि तकरीबन 35 या 40 साल के गिर्द होंगे, और वो गांव के ही लोग थे और वो हमें पहचानते भी थे। वो हमारी ये हालत देखकर फ़ौरन कहने लगे कि तुम लोग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग तो कराची थे। तो मैंने उनको सारा माजरा बताया कि हमें जो छुट्टियाँ हुई हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पर आ रहे थे और जो सब कुछ मेरे साथ अभी हुआ था। तो उन्होंने जल्दी से मेरे कज़न को और मेरे भाई को उठाकर अपनी गाड़ी में रखा और मुझे भी गाड़ी में साथ बिठाया और वापस गांव की तरफ जाने लगे। वापस गांव की तरफ जाते ही उन्होंने कहा कि तुम लोगों को आज तक ये भी नहीं पता चल सका, तुम काफ़ी अरसे से इस गांव में रह रहे हो और अब तो माशाल्लाह से बड़े भी हो चुके हो, और तुम लोगों को ये नहीं पता कि ये गांव आसेफ ज़दा है और रात के इस पहर लोग यहाँ पर मजबूरी में ही सफ़र करते हैं, और अगर सफ़र करे भी सही तो गाड़ी को बहुत एहतियात से चलाता है, और अगर उनको कुछ नज़र भी आए तो उनको गाड़ी नहीं रोकना होती। हमें भी कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से हम अर्जेंटली शहर जा रहे थे, लाहौर की तरफ। उसके बाद तुम्हारी ये हालत देखकर और जो तुम लोगों के साथ सब कुछ हुआ है, अब हम आगे लाहौर तो जा नहीं सकते थे। हमारा सबसे पहला काम यह है कि तुम लोगों को गांव पहुंचाएं। लिहाजा हम घंटे से 1.5 घंटे के अंदर गांव पहुंच गए, और गांव के अंदर पहुंचते ही उन लोगों ने हमें हमारे घर पहुंचाया और सारा मामला उनके साथ बयान किया। मैं भी अब कुछ बताने की हालत में नहीं था और जल्दी से जाकर बिस्तरे के अंदर घुस गया और मुझे काफ़ी शदीद बुखार हो चुका था। लिहाजा मेरा कज़न जो है वो अभी भी यही चिल्लाए जा रहा था कि वो मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो। और मेरे छोटे भाई को भी होश आ चुका था और मेरा छोटा भाई अब बिल्कुल ठीक था और बस कह रहा था कि हमें कोई चीज़ उठाकर जंगल की तरफ ले गई थी। उसके बाद उसको कोई होश नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ, और उसको एक खरोश भी ना आई और उसको एक खराश भी ना आई थी। वो बिल्कुल सही सलामत था और वो कह रहा था मैंने उस चीज़ को इतने ध्यान से देखा भी नहीं था, बस जो भी चीज़ थी हमें उठाकर जल्दी से जंगल की तरफ भागने लगी, और वो काफ़ी बड़ी चीज़ थी और उसकी आवाज़ बहुत ख़तरनाक थी। और मुझे नहीं पता कि कब मैं बेहोश हो गया और कब मैं यहाँ घर पहुँच गया। उसकी हालत तो अब काफ़ी ठीक थी, लेकिन मुझे काफ़ी बुखार था, और जो मेरा कज़न था वो तो संभलने में नहीं आ रहा था, बस यही चिल्लाया जा रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो चीज़ मुझे मार देगी। इसी तरीके 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते और 3 हफ़्ते गुजर गए और मेरे उस कज़न की हालत में कोई बेहतरी ना आई। वो दिन ब दिन उसकी हालत मज़ीद ख़राब होती गई। मैं और मेरा छोटा भाई भी कराची वापस ना गए अपनी स्टडी के लिए, क्योंकि हमारे कज़न की हालत बहुत ख़राब थी और हमारे इस हालत में वहाँ जाने का ज़रा दिल नहीं कर रहा था कि 1 से 1.5 हफ़्ता और गुजरा और मेरे कज़न की हालत इतनी ख़राब हुई कि वो इस दुनिया से इंतकाल कर गया। बताया जाता है कि वो जो भी चीज़ थी उसका उस पर ऐसा असर हुआ था कि जिसकी वजह से वो चीज़ उस पर इतनी हावी हो गई थी कि वो उस चीज़ को बर्दाश्त ना कर पाया और उसकी वजह से वो इस दुनिया से चल बसा। ये मेरी ज़िंदगी का वो एक वाहिद हादसा है कि जिसकी वजह से मैं आज भी अगर उस वाक़ये को सोचूं तो दुखी हो जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, मेरा नाम आलम शेर है और मैं डस्का का रहने वाला हूँ, और जो मेरा ननिहाल है वो थर पार से थोड़ा ही आगे की तरफ पड़ता है और मेरा अक्सर वहाँ आना जाना वगैरह होता रहता है अपनी वालिदा और वालिद के साथ। और मुझे कार ड्राइविंग वगैरह भी करनी आती है, इसलिए अक्सर मैं ही अपनी वालिदा को वहाँ छोड़ने भी जाया करता हूँ। और मेरी अम्मी काफ़ी ज़्यादा वहाँ आती जाती हैं क्योंकि उनकी अम्मी का घर है और अब्बू भी उनको इस बात से कभी मना नहीं करते। जब उनका दिल करता है वो मुझे कहती हैं, तैयार होती हैं, उनके साथ मैं गाड़ी लेकर निकल पड़ता हूँ और फिर उनको छोड़कर अगर तो दिल करे तो रह लेता हूँ, वरना फिर अपने घर वापस आ जाया करता हूँ। और जब अम्मी मुझे बुलाती हैं तो मैं उनको लेने चला जाया करता हूँ। तो इसी तरह के एक सफ़र की मैं आपको बात बताता चलूँ। डस्का से वहाँ का सफ़र तकरीबन 600 से 700 किलोमीटर का है, जिसको तय करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है
और उसके लिए हमें तकरीबन दिन पर ही निकलना पड़ता है हर बार, ताकि मैं वहाँ टाइम से पहुँचूँ। और एक रात तो मेरी वहाँ आ जाया करती थी, क्योंकि उस टाइम मुझे अम्मी निकलने नहीं दिया करती थी। रात काफ़ी हो जाती थी जाते जाते, तो अम्मी का दिल नहीं मानता था कि रात के उस पहर मुझे वापस भेजें। और सफ़र का भी मैं ज़्यादा थका हुआ होता था, तो अम्मी मुझे वापस नहीं भेजा करती थी। तो इसलिए मैं एक रात तो वहाँ स्टे कर लिया करता था, और कभी कभी तो मैं अम्मी के साथ ही 5-6 दिन रुक जाया करता था। लेकिन कभी अम्मी का अगर ज़्यादा रहने का इरादा होता था तो मैं वापस आ जाया करता था। तो इसी तरह के एक दिन की बात है, मैं इम्तिहानात से फ्री हो चुका था और हम बैठकर खाना ही खा रहे थे कि अम्मी ने कहा कि बेटा, मेरा तो फिर से इरादा बन रहा है अम्मी के घर जाने का। अगर तुम जहमत ना समझो तो क्या मुझे इतवार के दिन छोड़ दोगे? तो मैंने आगे से अम्मी को जवाब दिया। मैं अपनी अम्मी की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता था और उनसे कभी ऊंची आवाज़ में बात तक न की थी। तो मैंने कहा, अम्मी क्यों नहीं, आप हमेशा पूछती क्यों हैं? बस हुक्म किया करें और आपके हुक्म की पाबंदी हो जाया करेगी। तो मैंने कहा कि आप बस दिन मुकर्रर कर लें, उस दिन सुबह सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, और आपको छोड़ के अगर तो मेरा दिल किया रह लूँगा, नहीं तो फिर अगले दिन मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। तो अम्मी ने मुझे थोड़ा सा कहा कि तुम भी 1-2 दिन वहाँ पे रह ही लेना, क्योंकि तुम्हें भी अभी छुट्टियाँ हुई हैं, ना ही तुम्हारी पढ़ाई का कोई बोझ है, इम्तिहानात से भी फ्री हो चुके हो, तो कुछ दिन मेरे साथ नानी के घर ही गुजार लेना। लिहाजा मेरे दिल में भी आने लगा कि हो सकता है इस दफ़ा मैं 10-15 दिन रह ही लूँगा। तो मैंने अम्मी को कहा कि एहतियातन मेरे कपड़े जो है वो भी आप साथ पैक कर देना, अगर मेरा दिल किया तो मैं रह लूँगा, और अगर ना किया तो फिर जब दिल किया तो मैं वापस आ जाऊँगा, फिर आपको लेने के लिए दोबारा आ जाऊँगा। तो अम्मी ने कहा जैसा तुम मुनासिब समझो। तो खाना वगैरह खाकर हम सब अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। अगले दिन हफ्ता था। हफ्ते का दिन भी किसी तरीके हम लोगों ने गुजारा। सुबह उठे, खाना पीना किया, और इसी तरह मामूर में पूरा काम गुजर गया। जो रोज़मर्रा का काम वगैरह होता है उसी में पूरा दिन निकल गया। और अब इतवार आन पहुंचा था। हफ्ते वाले दिन अम्मी ने रात को सारी पैकिंग वगैरह कर ली थी। घर पे मेरी 2 बड़ी बहनें भी थीं जो मुझसे बड़ी थीं। उसके अलावा अब्बू थे और मामू भी हमारे साथ रहा करते थे। तो अम्मी ने बहनों को समझाया कि अब पूरा घर तुम लोगों के हवाले है, क्योंकि अम्मी पहले जाया करती थी तो पूरा घर ही मेरी बहनें संभाला करती थी, और उनको इस काम में ज़रा परेशानी ना होती थी और सब कुछ अच्छे से कर लिया करती थी। अब इतवार का दिन भी आ ही गया था। सुबह के 8 बजे हुए थे और मेरे उठने से पहले ही अम्मी तैयार होकर बैठी हुई थी। मैं उठा, मैंने जल्दी से मुंह हाथ धोया और उसके बाद मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद कपड़े पहनते ही थोड़ी कंघी वगैरह की, गाड़ी में पानी वगैरह चेक किया, गाड़ी को साफ़ किया, सामान बीच में लोड किया, और उसके बाद अम्मी को कहा कि चलो अब निकलते हैं, अगर ज़्यादा लेट हो गया तो पहुंचेंगे भी देर से वहाँ पर, और आगे का रास्ता थोड़ा सुनसान हो जाया करता है, तो हमें उधर जल्दी ही पहुंच जाना चाहिए, और उस रास्ते से तकरीबन दिन की रोशनी में ही हमें निकल जाना चाहिए। तो अम्मी जल्दी से बहनों से मिली और उसके बाद अब्बू से सलाम दुआ करके और मामू को अलविदा कहकर मैं और मेरी अम्मी गाड़ी में बैठे और हम अपनी नानी के गाँव की तरफ रवाना हो गए। हमने सिर्फ नाश्ता किया हुआ था और 600 से 700 किलोमीटर का सफ़र अब मुझे अकेले को ही गाड़ी चलाकर तय करना था। हम मोटरवे से होते हुए थर पार के इलाके में जा रहे थे। रास्ते में हमने खाने पीने का सामान भी ले लिया था, क्योंकि हमारा दोपहर का खाना तो उस रोड पर आना था कि जहाँ पर कोई रेस्टोरेंट और कोई ढाबा वगैरह ना था, और ना ही उधर से कोई खाने का सामान मिलता है। हालांकि छोटी मोटी टक शॉप वगैरह तो रास्ते में आती रहती हैं, लिहाजा उसके बावजूद जो है हमने सब कुछ अपनी गाड़ी में पहले से ही ले कर रख लिया था, मसलन के पानी और पीने का ज़्यादा सामान, क्योंकि वो गर्मी वाला इलाका था और वहाँ से गुजरते हुए प्यास की इतनी शिद्दत होती है कि आप पूछे मत। और मैं किसी सूरत ये नहीं चाहता था कि हम रास्ते में रुकें और हमारे पास पीने के लिए कुछ ना हो, वो भी इतनी शदीद गर्मी में, इसलिए सब कुछ पहले ही लेकर रख लिया था। अब हम मोटरवे के रास्ते से उतरते हुए थर पार के इलाके पर चले गए थे, और वो रोड अगर मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल तवील और लंबा रोड है, और दोनों अतराफ में सिर्फ़ और सिर्फ खुला मैदान और रेगिस्तान है, और उसको देख के कलेजा तो जैसे मुंह को आता है। अगर गाड़ी के अंदर एसी ना चल रहा हो तो मैं यकीन नहीं कर सकता कि वहाँ पर कोई सफ़र भी कर सकता है। और इस दोपहर में तो वहाँ पर गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आती, बस थोड़ी बहुत ही गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं। उसके अलावा बस सुनसान रोड, दोनों तरफ चमकता हुआ रेगिस्तान और आपकी गाड़ी।
हालांकि जो मेरी नानी का गांव है वो तो रेगिस्तान से काफ़ी दूर के इलाके में और काफ़ी हरी भरी जगह है, लेकिन ये रास्ते से ही सिर्फ होकर वहाँ जाया जा सकता है। अब हम इस रास्ते से जा रहे थे और अभी भी हमें पहुँचने में तकरीबन 5 से 6 घंटे लगने थे और तकरीबन 1 बज चुका था। हमें रात के 7 से 8 बजे वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए था इस टाइम के मुताबिक। अब मैं गाड़ी चलाता जा रहा था। रास्ते में हमने एक जगह गाड़ी खड़ी की साइड पर, ताकि जो खाने पीने का सामान साथ लाए हैं वो खा लें, क्योंकि अम्मी को भी काफ़ी भूख लग रही थी और मुझे भी भूख लग रही थी। लिहाजा हमें जल्दी जल्दी खाना था और गाड़ी को ज़्यादा देर वहाँ पर खड़ा भी कर नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और अगर गाड़ी मोशन में ना हो और चल ना रही हो तो गाड़ी हीट हो जाती है और एसी भी सही से काम नहीं करता। इसलिए हमने 5 से 10 मिनट के अंदर ही जो है वो अपना खाना फिनिश किया। उसके बाद मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। अम्मी ने मुझे पानी डाल कर दिया और मैंने चलती हुई गाड़ी में ही पानी पिया। उसके अलावा बस एक चीज़ का शुक्र है कि गाड़ी का एसी अच्छे से काम कर रहा था। हालांकि वो चिलिंग वाली ठंडक तो नहीं दे रहा था, लेकिन इतनी तो कर ही रहा था कि हम वो गर्मी भरा इलाका अच्छे से पार कर सकते थे। अब तकरीबन 6 बजे का टाइम हो चुका था और हल्की हल्की शाम होने लगी थी। सूरज गुरूब होने लगा था और शाम का टाइम शुरू होने लग गया था। अभी भी हमें पहुंचने में तकरीबन 1.5 घंटा लगना था, लेकिन शुक्र की बात तो यह है अब हम उस रेगिस्तानी इलाके से आगे निकल चुके थे और उसी गांव की तरफ गामजन थे, जो कि मेरे नानी का गांव था। और तकरीबन 8 में से 5 मिनट पहले ही मैं बिल्कुल अपने नानी के घर के दरवाजे के बाहर गाड़ी लेकर खड़ा हुआ था। नानी लोगों को कुछ इत्तला वगैरह भी ना दी थी कि अम्मी आ रही हैं। बस अचानक ही जब हम उनके सर पर गए तो सब हैरान हो गए। अम्मी उनको असल में सरप्राइज़ देना चाह रही थी। नानी बहुत खुश हुई और मेरे जो मामू नानी के साथ रहा करते थे वो भी काफ़ी खुश हुए हमें देखकर। लेकिन उस टाइम तक उन्होंने खाने का इतना कोई इंतज़ाम नहीं किया हुआ था और जो कुछ उनका पका हुआ था वो खाकर सो गए थे। लिहाजा जल्दी से मामू लोग दुकान पर गए और खाने पीने का सामान लेकर आए और जल्दी से हांडी पकाई और रोटी वगैरह हमारे सामने पेश कर दी। हमने बड़े मज़े से खाई, क्योंकि मेरे मामू काफ़ी अच्छा खाना बनाया करते थे। खाना खाकर अभी मैं सोने ही लगा था कि मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई। तो कॉल पर उसने बताया कि जो उसके वालिद हैं उनकी वफ़ात हो चुकी थी और उनका जनाजा अगले दिन रात 7 बजे था। ये बात सुनकर मुझे काफ़ी अफसोस हुआ, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और उसके वालिद जो है वो अचानक ही हार्ट अटैक की वजह से फोत हो गए थे। लिहाजा अब खाना खा लिया था मैंने और मुझे अब यही था कि मैं यहाँ से वापस किस तरह जाऊँ, लेकिन जाना तो था। इतना करीबी दोस्त और उसकी वालिद की वफ़ात हो चुकी थी, तो जनाजे में मेरी शिरकत तो होना ज़रूरी थी। लिहाजा मैं अकेले सफ़र करने से डरता नहीं था। तो मैंने अम्मी को कहा कि कुछ नहीं होता, मैं घंटा एक रेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाड़ी को जो अच्छे से चेक करवा कर, ताकि रास्ते में कहीं खड़ी ना हो। और वैसे भी रात का टाइम है, इतनी गर्मी तो होगी नहीं, क्योंकि थर वाले इलाके से रात के टाइम काफ़ी ठंड हो जाया करती थी, तो इतनी कोई मुश्किल होने वाली नहीं थी। और सुबह के सूरज तक मैंने डस्का पहुंच ही जाना था। लिहाजा मैंने घंटा एक रेस्ट की। उसके बाद मैं अपनी अम्मी से अलविदा लेकर गाड़ी की तरफ चलने लगा और जितना सामान अपना साथ लाया था वो दोबारा एक शॉपर में डलवा लिया और गाड़ी में रख लिया। अब जो है वो मैं अपने घर की तरफ वापस जा रहा था। मैंने वो सारा रास्ता क्रॉस कर लिया था कि जो मेरे नानी के घर की तरफ जाता था, थर पार से आगे। और अब थर पार का वो रोड शुरू हो चुका था कि जिसके दोनों तरफ खुला रेगिस्तान था और वो दिन के टाइम जितना चमक रहा था, रात के टाइम उतना ही डल ब्लैक लग रहा था। हल्का हल्का चांद आसमान से चमक रहा था। उसी की रोशनी में जो रेत की रिफ्लेक्शन आंखों में पड़ रही थी वो पड़ रही थी। उसके अलावा उस सड़क पर कोई ट्रैफिक लाइट मौजूद ना थी और मैं बस सीधा उसी सड़क पर चलता जा रहा था। हालांकि मैं अपनी तारीफ़ तो नहीं करता, लेकिन मैं बहुत बहादुर और ऐसी चीज़ों से नहीं डरता, ना ही ऐसे सुनसान रोड्स वगैरह से। लेकिन वो रोड पर कोई ऐसे दिलेर आदमी को भी छोड़ दिया जाए अकेला रात के टाइम, तो मैं कहता हूँ कि वो भी एक दफ़ा को तो खौफ खा जाएगा, क्योंकि वो इतना लंबा और तवील रोड और उस पर कोई भी गाड़ी मैंने अभी तक ना देखी थी। और रात के इस टाइम तो शायद देखता भी ना, क्योंकि रात के इस टाइम उस सड़क पर कौन ही सफ़र करेगा। ये मैं ही था जो उस सड़क पर निकल आया था। अब मैं उसी सड़क पर चलता जा रहा था कि अचानक से मेरी गाड़ी झटके खाती खाती बंद होने लगी। तो मैंने उसको सड़क के बिल्कुल किनारे रोक लिया
और रोकर गाड़ी से नीचे उतरकर चेक करने लगा कि गाड़ी की किस चीज़ में इशू है। उसका बोनट खोला और अंदर देखने लगा कि कहीं गाड़ी हीट तो नहीं होगी। हो सकता है कि अंदर मीटर पे जो है वो हीट वाली नीडल काम ना कर रही हो। लिहाजा मैंने गाड़ी से नीचे उतरकर बोनट जब खोल कर देखा तो गाड़ी ज़रा भी हीट ना थी, लेकिन स्टार्ट होने का भी नाम ना ले रही थी। मैंने दिल में ही कहा कि वो यार क्या मुसीबत है ये, अगर ये गाड़ी स्टार्ट ना हुई तो मैं तो सुबह तक यहीं खड़ा रह जाऊंगा और मुझे कोई हेल्प भी ना मिलेगी। अब मैं बस अल्लाह से दुआ कर रहा था कि जल्दी से ये गाड़ी स्टार्ट हो जाए ताकि मैं जो है वो यहाँ से निकल जाऊँ जल्दी से जल्दी, क्योंकि जब वो थर पार का रोड ख़त्म हो जाता है तो उससे आगे काफ़ी सारी वर्कशॉप्स वगैरह आ जाती हैं मोटरवे पे, जो कि रात के इस पहर भी खुली हुई होती हैं। बस किसी तरीके मुझे ये गाड़ी पार करवा दे, उसके बाद तो मैं इसकी इंस्पेक्शन आगे जाकर करवा ही लूँगा। अभी मैं गाड़ी का बोनट खोलकर खड़ा ही हुआ था कि मुझे रेगिस्तान में दूर से कहीं ऐसा लग रहा था कि किसी शख्स ने हाथ में लैंप पकड़ा हुआ है और वो मेरी तरफ इशारा कर रहा है। लम्हा भर को तो मैं हैरान हुआ कि इस वीराने में, इस टाइम, इस रेगिस्तान में कोई आदमी कहाँ से आया, लेकिन वो मेरी तरफ इशारा कर रहा था। तो मैंने समझा कि हो सकता है वो मुझे बुलाकर कहना चाह रहा हो कि वो गाड़ी ठीक कर लेगा, लेकिन ये क्या, वो मुझे ही क्यों बुला रहा है, बल्कि ख़ुद क्यों नहीं इस तरफ आ रहा। मेरी तरफ इशारा करके वो पीछे की तरफ जाने लगा। तो मैंने भी उसको ज़ोर से आवाज़ लगाई कि भाई साहब रुको, मेरी गाड़ी ख़राब है, अगर आप कुछ मदद कर सकते हो तो कर दो। तो उसने एक दफ़ा को दोबारा पीछे देखा और इशारा करके मुझे अपने पीछे बुलाया। लिहाजा मैंने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और बोनट को ऐसे ही खुला छोड़कर उसके पीछे भागने लगा उस रेगिस्तान के अंदर। और जब वो आदमी तकरीबन इतना दूर चला गया कि जहाँ अगर मैं जाकर अपनी गाड़ी को देखूँ तो वो नज़र भी ना आए, तो वहाँ जाकर वो रुक गया। मैं भी भागता भागता उसके पीछे गया और वहाँ जाकर अपने हाथों को घुटनों पर रख कर खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा। मैंने कहा भाई साहब आपने तो थका ही दिया है, वहीं रुक जाते तो मैं वहीं आपसे बात कर लेता। लिहाजा उसने मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ जब उसने देखा तो मुझे उसकी शक्ल सही से वाज़ेह नहीं हो रही थी, लेकिन उसके मुंह से ऐसे लग रहा था कि जैसे पानी गिर रहा है, काफ़ी सारा, जैसे उसके मुंह में से किसी ने नल खोल दिया हो, क्योंकि उस पानी की रिफ्लेक्शन नज़र आ रही थी चाँद की रोशनी में। और उसने अपने पूरे सर पर कुछ साफ़ा किया हुआ था, जिसकी वजह से उसकी शक्ल तो नुमायां ना हो रही थी उसके साए की वजह से, लेकिन उसके मुंह से साफ पता चल रहा था कि जैसे पानी का नल बह रहा हो। यह देखकर मुझे काफ़ी ताज्जुब हुआ कि इतना पानी इसके मुंह में कैसे हो सकता है और काफ़ी देर से निकली जा रहा है। तो मैं उस भाई से पूछने लगा कि आपके ये मुंह से पानी कैसे निकल रहा है। ये मेरी बात करते ही वो पानी निकलना बंद हो गया, एकदम से ही उसके मुंह से पानी निकलना बंद हो गया। मैंने जल्दी से अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो देखता क्या हूँ कि वो जो उसके मुंह से निकल रहा था वो पानी ना था, बल्कि वो खून था, गाढ़ा लाल खून। अब मेरी हिम्मत ना हो रही थी कि मैं मोबाइल की टॉर्च ऑन करके उसके मुंह की तरफ करूं। मैं उस चीज़ की शक्ल ही नहीं देखना चाह रहा था, क्योंकि मैं समझ चुका था ये कोई गैबी चीज़ है और ये मुझे डराने की गर्ज से यहाँ पर आई है। लिहाजा मैंने आओ देखा ना ताओ और पीछे अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगा। लेकिन वहाँ भाग कर भी मैं क्या ही करता, गाड़ी भी मेरी ख़राब ही खड़ी थी। लिहाजा कितना एक भाग लेता, भाग कर आखिर मुझे थक कर नीचे ही गिरना था। तो वो जो भी चीज़ थी वो भी गायब होते होते मेरे पीछे पीछे आ रही थी। गायब होने से मुराद है कि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे जैसे ग्लिचेस से करके मेरे पास आ रही थी। मतलब एक लम्हे को वो मेरे से 10 फीट दूर है तो दूसरे लम्हे को 2 फुट स्किप करके गायब होकर 8 फुट पर आ जाती थी और फिर पीछे चली जाती थी। और साथ ही साथ वो चीज़ ज़ोर ज़ोर का रो भी रही थी और मुझे कह रही थी रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन कोई पागल ही होगा जो उसके रुक जाओ कहने पर वहाँ रुकेगा। मैं तो बस तब तक नहीं रुकने वाला था कि जब तक मेरी सांस इतनी ना चढ़ जाए कि मैं बेहोश होकर गिर जाऊं। उससे पहले तो रुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन अचानक ही मेरा पाँव डिसबैलेंस हुआ रेत के अंदर और मैं गाड़ी से तकरीबन कुछ ही फासले पहले नीचे गिर गया। नीचे मेरे गिरते ही उस चीज़ ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैं आयतल कुर्सी पढ़ने लगा और अल्लाह को याद करने लगा। मैं समझ चुका था कि ये मेरा आखिरी वक्त है और अब बचना बिल्कुल नामुमकिन है। उस चीज़ ने मेरा पाँव खाना शुरू कर दिया था और मुझे इतनी शदीद दर्द हो रही थी कि मैं इतने ज़ोर से चीख रहा था कि मानो अपना गला ही फाड़ दूंगा।
लेकिन पाँव की दर्द उससे भी ज़्यादा शदीद थी, इसलिए मुझे उस चीखने का एहसास ही ना हो रहा था कि मैं कितने ज़ोर से चीख रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं आयतल कुर्सी पढ़े जा रहा था और बस अपने अल्लाह को याद कर रहा था कि इतनी देर में मुझे दूर से एक सफ़ेद रोशनी आती हुई नज़र आई। और उस सफ़ेद रोशनी के आते ही वो जो काला सा साया था जो कि मेरा पाँव खा रहा था, वो वहाँ से फ़ौरन से गायब हो गया और वो सफ़ेद रोशनी बढ़ती बढ़ती मेरे पास आ गई। वो बिल्कुल एक सफ़ेद से लिबास से रोशनी निकल रही थी। चेहरे पर भी बिल्कुल उसने कपड़ा किया हुआ था और पाँव तक उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था और बिल्कुल उजाला सा निकल रहा था उसके पास से, जैसे कि उस रेगिस्तान में कहीं से सूरज निकल आया हो। लिहाजा वो चीज़ मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी तो मुझ में भी पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आई कि मैं उस ज़ख्मी पाँव के साथ उठकर उस चीज़ के पीछे चलने लगा। जैसे ही चीज़ वो गाड़ी के पास पहुंची तो गाड़ी के अंदर जाकर गायब हो गई। मैंने अब अपने पाँव की तरफ देखा तो मेरा पाँव भी बिल्कुल सही सलामत था और ठीक हो चुका था। हो सकता है कि वो कोई नेक जिन हो कि जिसने मेरी आकर उस इलाके में मदद की हो और जो मुझ पर हमला कर रहा था वो कोई खबीस जिन होगा। लिहाजा मैं अब गाड़ी के बोनट को बंद करके गाड़ी के अंदर बैठा। मुझे ज़रा भी उम्मीद ना थी कि गाड़ी स्टार्ट होगी और मैं रेगिस्तान की तरफ ही देखी जा रहा था कि बस अभी चीज़ वो मेरे पे दोबारा हमला करेगी तो तब मैं बच ना पाऊँगा। और जिस जिन ने मेरी मदद की थी वो भी वहाँ से गायब हो चुका था। तो बस अब मेरे साथ मेरे अल्लाह का ही साथ था, वरना तो वो चीज़ अब मुझे ज़िंदा बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी की सलफ मारी तो गाड़ी फ़ौरन से स्टार्ट हो गई कि जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना था। मानो ना मानो, ये भी उसी सफ़ेद लिबास वाली चीज़ का काम था कि जो मेरी मदद करना चाह रही थी। वो गाड़ी स्टार्ट हुई तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके बाद तेज़ी से गाड़ी को उस रोड से भगाने लगा। लेकिन अभी भी इस रोड पर काफ़ी सारा सफ़र रहता था और वो काफ़ी लंबा और तवील रोड था। लेकिन उसके बावजूद मैं गाड़ी भगाता गया और थर पार का वो इलाका ख़त्म होने से पहले ही मुझे रोड के किनारे पर वही उजाला नज़र आया। तो उसको देखकर बेसाख्ता मेरे मुंह से हंसी निकल गई और मैंने गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही उस चीज़ का शुक्रिया अदा किया। और मुझे उसके बाद भी रेगिस्तान में काफ़ी जगहों पर आग वगैरह जलती दिखाई दी और ये दिखाई दिया कि कई लोग आग के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। कुछ लोग देगें पका रहे हैं और कुछ लोग इंजॉय कर रहे हैं। वक्फे से ये नज़ारे मैं देख रहा था तो मैं समझ चुका था कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में जिन्नात आबाद हैं और ये इलाका काफ़ी ज़्यादा आसेब ज़दा है। बेशक यहाँ पर काफ़ी बुरे जिन्नात हैं, लेकिन उनके साथ साथ काफ़ी नेक जिन्नात भी मौजूद हैं। हमें इंसानों की तरह कि अगर कुछ बुरे इंसान हैं तो साथ नेक भी ज़रूर होते हैं। लेकिन पूरे बाकी सफ़र पर मैंने काफ़ी इस तरह के नज़ारे देखे, लेकिन अब मुझे खौफ ज़रा भी नहीं आ रहा था और ना ही और किसी चीज़ ने उनके अलावा मुझे नुकसान पहुंचाया। और अब मैं इत्मीनान से अपना सफ़र जारी रख रहा था और फिर डस्का पहुंच गया। वो दिन के तकरीबन 9 बजे का टाइम था। डस्का पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने 2 नफल नमाज शुक्राना अदा किए। उसके बाद मैंने अल्लाह का काफ़ी शुक्रिया अदा किया कि उसने मुझे नई ज़िंदगी दी है और वो जो भी था उसको मेरी मदद के लिए भेजा है। लेकिन आज के बाद मैं कभी भी उस रेगिस्तान का सफ़र रात के टाइम नहीं करने वाला था। और अब मैंने जब अगली दफ़ा अम्मी को लेने जाना था तो मेरा यही इरादा था कि साथ मामू या अब्बू में से भी किसी को लेकर जाऊंगा, क्योंकि मुझसे उस रास्ते को अकेला नहीं तय किया जाएगा। ये थी मेरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।